Okay. So today is our third lecture, that is advanced nutrition. हमने स्टार्ट किया था हाइपरटेंशन से, देन हमने डायबिटीज के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, देन वी स्टडी अबाउट कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत स्टडी किया, और आज भी कुछ चीजें हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा डिटेल में जाकर आज भी हम सीखेंगे, और एक क्लास के बाद मैं आपको मेडिसिन टेपरिंग सिस्टम भी सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आप एंजाइटी में हैं, आपका मेडिसिन टेपर करना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिकॉज अगर जैसे कल मैंने वो एम्स के डॉक्टर का दिखाया था, when he was on fruit diet, जब वो फ्रूट डाइट लेना स्टार्ट किया था तो वो उनका हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज चला गया था, शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो अगर आप मेडिसिन को टेपर नहीं करेंगे तो आपका शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और आ सकते हैं। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये डाइट एज अ मेडिसिन वर्क करता है। जब आप एक नॉर्मल काकड़ी खाते हैं तो वो आपका एज अ फूड वर्क करता है, बट उसको जब आप अपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में जब आप उसको मिलाकर खाते हैं तब जाकर वो एज अ मेडिसिन काम करना स्टार्ट करता है। विजय जी, मेडिसिन टेपरिंग का मतलब होता है मेडिसिन को धीरे 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 करके कम करना। आप कभी भी किसी की मेडिसिन को भी तुरंत नहीं छोड़ने को बोलना है कि ठीक है शुगर कंट्रोल हो जाएगा छोड़ दो, नहीं, हमें उसके धीरे धीरे करके मेडिसिन को टेपर करना है। कोई एस्पिरिन की मेडिसिन ले रहा है, जो बेबी एस्पिरिन होता है दैट इज फॉर 75 mg, तो अगर हमें उसके एस्पिरिन को धीरे 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 कम करना है, आज हम एस्पिरिन की स्टोरी भी पढ़ेंगे, उसको अगर हमें धीरे धीरे कम करना है तो हम कैसे कैसे कम करेंगे। बिकॉज आज जो आपने एस्पिरिन खाया है वो 10 to 15 डेज हमारे सिस्टम में रहता है, अगले 2 दिन के बाद हमें उसको थोड़ा सा कैसे कम करना है, उसको हाफ कैसे करना है, कितने दिनों के गैप में करना है, ये सारी चीजें मेडिसिन टेपरिंग में आएंगी। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, प्लीज कोशिश करिए। नीरज सोनी जी बिल्कुल दे सकते हैं, इंसुलिन वाले में भी हम ये जो डाइट प्लान है हम बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इंसुलिन टाइप 1 के ऊपर भी एक क्लास में ले लूंगी उस पे, तो उस पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। और बहुत सारे हेल्थ केयर शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो हेल्थ केयर रिलेटेड जो चीजें हैं, कुछ दिनों के बाद से चित्रा मैम भी वो लेना स्टार्ट करेंगी, तो एक क्लास उनकी भी आगे चलकर होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और योगा को भी उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम और लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। बस आप रेगुलर रहिए, चीजों को सीखते रहिए, और सिंपल सी चीज बोलूंगी, माइंड को ओपन करके सुनिए। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, हम बहुत कम हम वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे लिए इजी होता है। कोई बोलता है ये करो वो करो ये करो, लेकिन कोई बोलता है कि बस एक मेडिसिन खा लो। हम अपनी अपनी जो हमें होता है ना, हमारे लिए जो आसान है हम उसको फॉलो जल्दी करते हैं। तो इसके लिए अपने माइंड को फिक्स करिए। मेरे गुरु हमेशा कहते थे बॉडी हील करना बहुत आसान है, माइंड को ठीक करना बहुत मुश्किल है। जिसके माइंड में ये चीज बैठ गई ना कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता, उसको आप कुछ भी कर देंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके आज का जो सेशन होगा वो भी हमारा लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन होगा, शायद 2 घंटे जा सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है मैं बताने में कभी भी कंजूसी नहीं करती हूँ, जितना मुझे लगता है उतना ज्यादा मैं आपको बताती हूँ। सो जो ईबी हमारा डाइट चार्ट है नेक्स्ट क्लास के बाद से, और मैं आपको बोलूं मुझे नहीं पता जो हम सीख रहे हैं लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत कम लोगों का आता है कि हाँ उन्होंने भी वो जूस बना के पिया, या उन्होंने अपने खाने में आज फ्रूट्स में सैलेड लिया, या उन्होंने आज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाया। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये चार्ट भेजने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि आपको ए या बी फॉलो करना स्टार्ट करना है। अगर कोई रॉ फूड बिल्कुल भी नहीं खाता है, बिल्कुल ही नहीं खाता है, उसको प्लान ए से स्टार्ट करना है। उसका बॉडी वेट अगर 60 kg है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिनिमम 600 ग्राम दिन भर में जरूर खाइए। क्यूकम्बर को पील किए करने के बाद वे करना है, नापना है। ये नहीं कि पूरा फ्रूट्स लाए और उसको वे किया। एक मशीन आती है किचन की, अभी मैंने अपने लिए एक न्यू ऑर्डर किया है क्योंकि पुरानी वाली थोड़ी खराब हो गई थी, तो न्यू वाली अभी जैसी आती है मैं उसका भी आपको फोटो देती हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 300-400 रुपए में आपकी मशीन आ जाती है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बीपी, डायबिटीज, थायराइड है। प्लीज जब आप फूड को मेजर करके इस तरीके से वर्क खाते हैं तो वो एज अ मेडिसिन वर्क करता है। ये मैं नहीं कह रही, 21 ईयर्स का रिसर्च जो चाइना स्टडी में हुआ है वो ये सारी चीजें बोल रहा है कि जब आप इसको मेजर करके खाते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी बॉडी वेट के हिसाब से खाते हैं, देन
वो आपको एज ए मेडिसिन वर्क करता है। सो अभी अगर आपने फ्रूट नहीं खाया है, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो एटलीस्ट 600 ग्राम्स, जिसमें 300 to 400 ग्राम्स आप कोशिश करो कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लो। अगर आपका वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम स्प्राउट्स तो आपको मिनिमम लेना स्टार्ट करना है। मूंग, मटके, जो भी स्प्राउटिंग आपके लिए इजिली हो, उसमें थोड़ा मेथी दाना डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, मेथी भी बहुत अच्छी स्प्राउटिंग हो जाती है। उसके बाद 300 to 400 ग्राम्स आपको दिन भर में सैलेड्स खाना है। और मैं अभी, मेरा मशीन आता है तो मैं आपको वे करके भी दिखाती हूँ, नहीं तो मैं चित्रा मैम या प्राजक्ता मैम को बोलती हूँ कि कल उनके घर पे भी वो मशीन है कि 300 to 400 ग्राम्स कितना होता है वेइंग मशीन में। अगर हम 4 वेजिटेबल्स को लेते हैं, एक काकड़ी, एक गाजर, 1 बीट रूट और आप टमाटर, अगर इन सारी चीजों को लेते हैं तो 300 to 400 ग्राम्स कितना होता है। तो आप देखकर बोलोगे मैम बस इतना ही होता है। उतना भी अगर आप खा रहे हैं तो आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही आप उसको 1 to 2% लेकर जाते हैं, आपका बॉडी वेट 60 केजी है, सॉरी केजी है, तो आपको दिन भर में मतलब लगभग 1 केजी 200 ग्राम आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, जिसमें आपको फ्रूट की क्वांटिटी 600 ग्राम्स कर देनी है। अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है तो प्लीज पेशेंट को 2% रूल पे जरूर डालिए, आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट होगा। तो जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए। जहां पे आप दिन भर में भी कोई सैलेड नहीं खाते, खाने के पहले काकड़ी खा लीजिए। एक गाजर का सीजन चल रहा है, गाजर खा लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कच्चा टमाटर ही खा लीजिए, लेकिन शुरुआत तो करिए। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे ना, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। किरण जी, वो सारी चीजें मैंने ट्रेनिंग में बताई हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी वो चीजें भेज देती हूँ। यस, मैं मशीन का भी लिंक आपको भेज दूंगी। ओके, चलिए अभी हम बात करें। अच्छा, मैंने ये टेस्ट बोला था कि जिनके भी घर में ग्लूकोमीटर है, एक बार ये टेस्ट जरूर करिएगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया। अगर कभी किसी ने किया है तो वो भी आप वेइंग मशीन पे रख के कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, ये सारा कुछ जो डाइट प्लान है ना, ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर बाद में बात करती हूँ, क्योंकि अभी सारी ये चीजें बात करें, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आते रहेंगे। जिनके पास भी वेइंग मशीन है ना, आप कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं, ये 5 फिंगर्स के ना आपको शुगर रीडिंग लेने हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद, या सुबह फास्टिंग के बाद, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद, ये 5 रीडिंग्स की आप रीडिंग लीजिए। और जब ये रीडिंग आएगी तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। तो इससे लिए अगर कोई भी किसी घर में ग्लूकोमीटर है, वो थोड़ा सा दर्द मेरे लिए सह सकता है, तो आप एक नीडल लीजिए और प्रिक करके देखिए कि 5 उंगली का शुगर रीडिंग क्या आ रहा है। तो जो भी अगर यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अगर कोई शुगर टेस्ट करने के लिए आए, बिफोर या फास्टिंग कोशिश करिए आप पीपी करिए, खाना खाने के बाद करिए, क्योंकि फास्टिंग में हम डॉन फेनोमेना को ज्यादा वो करते हैं। ओके, तो वो जो आपके पास वेइंग मशीन आएगा ना, उस वेइंग मशीन पे आप हर एक चीज मेजर करके कर सकते हैं। अगर आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी कहते हैं कि अगर आपका वेट 70 केजी है तो कम से कम 70 ग्राम्स आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है। तो जो पुदीने के पत्ते हो गए, हरे जो पत्ते हो गए, उसको आप इंक्लूड करिए, तो वो आपका क्रोमियम पिकोलेट की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स आपको दिखना स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें मैं आपको चाहे तो बस एक व्हाट्सएप पे भेज सकती थी। मैं क्यों इतना टाइम लगा रही हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने में, क्योंकि माय डिफरेंट क्या होता है ना, जब तक हमें किसी चीज का लॉजिक नहीं पता होता है ना, तब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजों की लॉजिक दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पूजा के टाइम पे, जैसे हमारे में वट सावित्री होता है, उसकी पूजा करते हैं, तो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जब उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। वही कहते हैं कि अगर उसको ये बोलते कि ये करने से हेल्थ बेनिफिट होता है तो शायद कोई फॉलो नहीं करता। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। यही लॉजिक में कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज का, मैं अभी बाद में क्वेश्चंस लेती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इसको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए। ऑफ पॉपुलेशन डेमोन्स्ट्रेट्स डॉन फेनोमेना, कितने % लोगों में? तेजस्वी जी, यस, इट इज द करेक्ट आंसर, 55। चलिए योगेश जी ने भी सही बोला, श्रवण जी ने भी सही बोला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पुट करने जा रही हूँ, पर 3 ही क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो बुक थी
गाइड टू हेल्दी फास्ट ईटिंग, ये किसने पब्लिश करवाया था? प्रियंका प्रसाद जी। यस, राइट 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 राइट। करेक्ट आंसर इज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। उन्होंने बोला था कि एक डायबिटिक पेशेंट मैकडोनल्ड से खाना खा सकता है, डोमिनो से खाना खा सकता है, हर जगह से खाना खा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यू एसीपी की जो गाइडलाइंस पब्लिश हुई थी फॉर डायबिटीज, निशांत पटेल जी ने सबसे पहले आंसर किया। क्या बात है, मतलब हमारे लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा लगता है आपको जब ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रेगुलर क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स बंद कर देती हूँ और हम मिलते हैं चैट थोड़े क्लासेस करने के बाद। बीच में एक ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं स्टार्ट करवाती हूँ। चलिए, चैट बॉक्स अभी मैंने ऑफ किया, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टैटिन्स के बारे में। स्टैटिन वो मेडिसिन होती है विच लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करती है। ये हमने पूरा पाथवे पढ़ा कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं, जब प्लांट्स सनलाइट लेता है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो खाना बनाता है। जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक कोएंजाइम बनता है, देन वो एक दूसरा एक केमिकल बनाता है, वो फिर एक अलग सा पाथवे स्टार्ट होता है। उस पाथवे, आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, उस पाथवे का एक केमिकल होता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत सारे काम करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हमारे सेल्स के लिए जरूरत है, हमारे विटामिन डी बनाने के लिए जरूरत है, हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरत है, हमारे सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरत है, बहुत सारी चीजों के लिए वी नीड कोलेस्ट्रॉल। बात करें, लेकिन जब हम ये स्टैटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिन इस पाथवे को ही क्लोज कर देता है। जब ये पाथवे क्लोज हो जाता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रोजेरिया नाम की एक डिजीज होती है, जिसमें उनकी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस से ज्यादा एजिंग फास्ट हो जाता है, जैसे हमने पा मूवी में देखा था। तो इसीलिए स्टैटिन का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम HMG कोएंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। आपका स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल तरीके से बनाना नहीं बंद करता, वो ये पाथवे को ही ब्रेक कर देता है। जब ये पाथवे ब्रेक होता है तो ना ये बनता है, ना ये बनता है, ना कोक्यूटेन। कोक्यूटेन बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेन में अगर कोई स्टैटिन देता है कोई डॉक्टर, तो साथ में कोक्यूटेन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कोक्यूटेन हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोक्यूटेन हेल्प करता है। हर एक केमिकल का कोई ना कोई फंक्शन है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशंस को भी होने से मना करते हैं, रोकते हैं। हर एक मॉलिक्यूल का, जो भी बॉडी बना रही है ना, सबका कोई ना कोई फंक्शन है। एक चीज जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आता है, मैंने इस पे 1-2 बार बातें की है, तो ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगी। ये एक्चुअली में एक मिथ आप कह सकते हैं, क्योंकि जब रिसर्च हुआ तो उसमें क्या देखा गया, मैंने आपको लास्ट टाइम वो जर्नल का भी पब्लिश्ड रिपोर्ट दिखाया था कि बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक आया, उनका तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ही नॉर्मल था, लेकिन उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आया। तो क्या देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल, हम कहते हैं LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, बट LDL बैड नहीं होता। LDL जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको एक बार में समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको समझाया है। जब ये LDL यहाँ पे ब्लड में, ये आपका ब्लड है, इसमें LDL घूम रहा है, LDL जब इसमें घूमता रहता है तो कभी कभी हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनते हैं। वो फ्री रेडिकल जब इसको ऑक्सीडाइज्ड करता है तब जाकर वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। लास्ट टाइम जो मैंने कार्डियक हेल्थ वाला वेबिनार लिया था उसमें मैंने ये टॉपिक डिटेल में समझाया, तो वो फ्री वेबिनार जाकर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। समरी फिर से कर देती हूं, अगर कोई हाइपरटेंशन बीपी का पेशेंट हो, ये सब साइंटिफिक नाम समझिए। कुछ लोग लास्ट टाइम पूछे थे मैम हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी। तो अगर कोई बीपी का पेशेंट हो तो उसके डाइट में हमें के फैक्टर इंक्रीज करना है। के फैक्टर मतलब पोटेशियम फैक्टर, हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पोटेशियम ज्यादा होता है तो उसको हेल्प करेगा। डायबिटीज का पेशेंट हो तो हमें खाने को इंक्लूड करना है रॉ ज्यादा, क्योंकि रॉ में हमारे लाइव एंजाइम्स होते हैं और रॉ में हमारा हाई फाइबर डाइट होता है।
जब हम उसको कुक करते हैं तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डैमेज होती हैं, इसीलिए शुगर कंट्रोल नहीं होता है। देन द थर्ड थिंग इज कोलेस्ट्रॉल, जो हमने अभी पढ़ा, और कोलेस्ट्रॉल का क्या सोल्यूशन है मार्केट में वो भी हमने पढ़ा अभी, तो हम दोनों के लिए अवेयर है। तो हमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो एनिमल फूड बंद कर दो। बात करें, क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेनी चाहिए? आंसर इज नो, जरूरत नहीं है। कहते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सपोज कोई पेशेंट आता है, और प्लीज जब भी आपके पास कोई पेशेंट हो ना, उसका ना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करिए। जस्ट मुझे 1 मिनट की चीज देखिए, मुझे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना था। ऐसा ही एक और है, ऐसा नहीं। एक्चुअली मुझे आपको ना मैंने आपके लिए एक वो बनाया है स्क्वायर, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। सो वही मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने वो रखा कहाँ। सो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज हम बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज, नॉनवेज हमें कंपलसरी बंद करना है। नॉनवेज जब आप बंद करोगे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए दो ही लोग नॉनवेज दो ही लोग कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। फर्स्ट एनिमल, एंड सेकेंड हमारा जो हमारे एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, बस वही कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स जो है उसको हमें बंद करना है। एनिमल प्रोडक्ट्स जब आप बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना उसके लिए जरूरत है। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया? तो याद रखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होते हैं। और तीसरा जो एक रीजन है, आपको कुछ ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो ना नॉनवेज खाते हैं और ना डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। उनका स्ट्रेस बढ़ने का रीजन, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन स्ट्रेस भी हो सकता है। सो अगर कभी किसी का स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। व्हाई? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। तो स्ट्रेस एक सिचुएशन है जहां पे बॉडी को प्रॉब्लम से डील करना है, तो बॉडी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का प्रोडक्शन बढ़ाती है। तो स्ट्रेस के टाइम पे हमेशा आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। तो जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नॉनवेज बंद करवाइए। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे कुछ कंट्रीज में नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं। सो अगर कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहा है और आप उसको बोलोगे ना नॉनवेज बंद कर दो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं बंद कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा। उनको बोलिए वो एनिमल खाओ जो कम कोलेस्ट्रॉल जिसकी बॉडी में हो। तो कम कोलेस्ट्रॉल किसकी बॉडी में होगा? जिसके लेग्स कम होंगे। जितना ज्यादा लेग्स उतना कोलेस्ट्रॉल का लेवल। मतलब बीफ, पोक, इसके चार लेग हैं, इसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। नीचे आएगा थोड़ा सा चिकन, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती, बट हाँ जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको आप ऐसा बार्गेन करके थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर सकते हो। हफ्ते में 4 बार खाते हैं तो 2 बार पे लेके आ सकते हो। सडन किसी की कोई भी चीज नहीं छूट सकती, पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है आपका फिश, आप फिश पे उनको ला सकते हो। अगर ये चीजें आप अवॉइड करवाओ तो फिश भी आप आफ्टरनून के टाइम पे बोलो, रात के टाइम पे नॉनवेज मत बोलो। और फिश में भी कोशिश करिए सी फूड जो होता है उसमें जिसके लेग्स कम है, जैसे क्रैब्स के लेग्स बहुत हाई होते हैं, ऑक्टोपस। अभी हम थाईलैंड में थे तो वहां पे नॉनवेज की तो वैरायटी थी, ऑक्टोपस से लेकर क्रैब से लेकर अलग अलग तरीके के वहां पे आपको सी फूड मिलते हैं। तो जिसके जितने कम लेग्स उतना कम कोलेस्ट्रॉल। तो इसको याद रखिएगा, अगर कोई नॉनवेज नहीं छोड़ सकता है तो उसके इस तरीके से बार्गेनिंग करके उसके एनिमल्स को हमें उसको कम करवाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी टोटल कम करवाने की कोशिश करिए, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए। अगर किसी का सडन आपको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल 350-400 तक पहुंच गया है, तुरंत उनको इस डाइट पे लाना स्टार्ट करिए। क्यों?
फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, आपकी बॉडी से ये बाहर निकालती है। और हमारे लिवर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है बाइल बनाने के लिए। हमारा जो फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालता है। तो जितना ज्यादा हम फाइबर लेंगे, हमारा जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो एब्जॉर्ब होके बाहर चला जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती थी, दो तरीके के फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर। तो जो आपके फाइबर होता है वो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके बाहर करने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज, एडिक्वेट एक्सरसाइज करना हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल में हमें हेल्प करने में मदद मिलेगी। तो जब भी किसी का शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे आपको उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको फाइबर इंटेक करना है। अब वनीता जी पूछ रही है कि मैम सबवे का सैलेड जो है वो कितना हेल्दी है। सबवे का सैलेड इज वेरी हेल्दी, बट एक्सक्लूडिंग सॉसेस, जो हम उसके चिपोतले और वो बारबेक्यू सॉस और ये सारी चीजें डालते हैं ना, वो उसको अवॉइड करिए। तो आपका सबवे का सैलेड बहुत हेल्दी है। उसमें कुछ भी मत डलवाइए, बस पेपर एंड आप वो डलवाइए, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट भी नहीं डलवाएंगे तो भी चलेगा। अगर मन करे तो एक सॉस डलवा लो, इतना महंगा सैलेड खरीद रहे हो तो एक सॉस तो डलवा लो। लेकिन सैलेड हेल्दी है, लेकिन उसके सॉसेस बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं। अब हम ये डेडली ट्रायंगल जरूर देखेंगे। एक्चुअली मुझे आपको दिखाना था, बट वो पता नहीं मैंने कहाँ बना के रख दिया। ओके चलिए कोई नहीं। उसमें मैंने एक्चुअली आपके लिए ऐसा ही एक ट्रायंगल बनाया था आपको इजिली समझाने के लिए। एक अब सिंपल सा सोचिए कि मेरे हाथ में ना ये ट्रायंगल है और इसके 3 साइड है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो डेडली ट्रायंगल है ना, लोगों को ये पता नहीं होता है। व्हाट इज दिस डेडली ट्रायंगल? डेडली ट्रायंगल में आप एक कॉर्नर पे कर दो डायबिटीज, एक कॉर्नर पे कर दो कोलेस्ट्रॉल और एक कॉर्नर पे कर दो हाइपरटेंशन। सपोज करिए मैंने यहाँ पे वो मेरा मिल नहीं रहा है, इसको आप ऐसे समझिएगा। ये मेरा ऐसा एक मैंने यहाँ पे बीच में ये जो जगह है यहाँ पे मैंने अपना ये पेन डाला हुआ है। अब सपोज मैं अगर इस साइड से डायबिटीज की साइड से अगर मैं इसको प्रेस करूंगी, इमेजिन करिए, इमेजिनरी वर्ल्ड में मैं आपको लेकर जा रही हूं। अगर मैं डायबिटीज की साइड से प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो साइड है वो ऊपर आएगा। मतलब जब मैं इधर से इसको डाउन प्रेस करूंगी, डायबिटीज के साइड से इसको प्रेस करूंगी, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। मतलब जब कोई पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, कुछ सालों के बाद वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो ही जाते हैं, बीपी के पेशेंट हो ही जाते हैं। तो जब हम डायबिटीज की दवाइयां लेना स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में जाकर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, और हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा जब लेना स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं ऐसे करूं और मैं कोलेस्ट्रॉल की साइड से प्रेस करूं तो मेरा ये डायबिटीज बढ़ जाएगा और मेरा ये हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन कम करने की दवा लेते हैं तो डायबिटीज के बढ़ने के चांसेस, बहुत सारे जर्नल पेपर में, रिसर्च में पब्लिश हुआ है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन लेते हैं तो शुगर बढ़ने के चांसेस और बीपी बढ़ने के चांसेस देखे जाते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, बीपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं और अचानक उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज हो गया, उनका शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप हाइपरटेंशन के साइड से इसको प्रेस करते हैं तो ये दोनों साइड बढ़ जाता है। तो इसको एज अ डेडली ट्रायंगल बोला जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन तीनों में से क्या पहला बढ़ना स्टार्ट हुआ। या तो हो सकता है आप पहले हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, बीपी के पेशेंट हो, बाद में आप डायबिटीज के पेशेंट होंगे और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या आप डायबिटीज के पेशेंट हो, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल के बाद में बनेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तीनों कॉम्बो पैकेज में आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे चलकर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो डिसलिपिडेमिया का मतलब होता है जब हमारा लिपिड प्रोफाइल खराब होता है। मतलब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, आपका जो ये लिपिड प्रोफाइल हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, तो ये सारी चीजें जो हम कहते हैं उसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो डिसलिपिडेमिया होने का प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप एक भी मेडिसिन ले रहे हैं तो फ्यूचर में जाकर आपकी और 2 प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है,
लाइफस्टाइल को करेक्ट करके धीरे धीरे करके एक एक मेडिसिन को हमें बंद करना, टेपर करना स्टार्ट करना है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं, प्लीज अभी आगे मैं इसको आपको बताऊंगी, अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली बंद करना बंद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टेपर करके उसको आप अभी लीजिए, 2 दिन के बाद लीजिए, 4 दिन के बाद लीजिए, 10 दिन के बाद लीजिए, उसको बंद करिए। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद करिए और ये सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करिए। विद इन 1 मंथ आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्लीज कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद जरूर करिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप क्या क्या चीजें करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आपको आगे चल के हेल्प मिलेगा। सीडीसी, जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूएसए में, उनका कहना है कि 73% जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो ऑलरेडी हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं। अगर 100 डायबिटिक के पेशेंट हैं तो उसमें बस ये आपके 25-30 ऐसे बस पेशेंट हैं जो बस डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं। 73% ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं। स्टार्ट हुआ था डायबिटीज से, फिर हाइपरटेंशन, फिर कोलेस्ट्रॉल, और आज वो तीनों मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कह रहा है कि अभी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 73% लोग ऐसे हैं जो ये तीनों मेडिसिन एक साथ ले रहे हैं। तो आप सोचिए जब हम ये तीनों लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं होगा और लाइफ टाइम हम ये मेडिसिन लेते रहते हैं। आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसको हम कहते हैं स्नेक एंड लैडर। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे स्नेक्स के बारे में बताऊंगी। अगर वो स्नेक को हमने अपनी लाइफ से हटा दिया तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, मैक्सिमम बीमारियां, 99-100% बीमारियों को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर वो सारी चीजों को हमने हटा दिया तो हम बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लैडर है जिसको हम सीढ़ियां कहते हैं, वो सीढ़ियां अगर हम चढ़ते हैं तो हम एक बीमारी फ्री, एक डिजीज फ्री लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या है वो लैडर और क्या है वो स्नेक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये। तो 2-3 स्नेक हैं जो मैं अगले टॉपिक में लूंगी। तो मैक्सिमम स्नेक को मैं आज यहाँ पे कवर करूंगी और मैक्सिमम लैडर को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ वो सारी चीजें मैं आपको रिसर्च बेस्ड, कौन कौन से रिसर्च है, कौन से जर्नल से, सारा प्रूफ मैं आपको सामने देती हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी बैठ जाए ना तो आप उनको प्रूफ दे सके। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी किसी को ना जबरदस्ती प्रूफ देने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग होंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, छोड़ दीजिए। उनको समझाइए जो समझने के मूड में है। आज बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर से मुझे सीखने को मिलता है, ऐसे लोग जो खुद एमबीबीएस के डॉक्टर हैं और वो ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। जैसे कल मैंने आपको डॉक्टर सिन्हा के बारे में दिखाया, वो एम्स एमडी हैं, लेकिन आज जब उन्होंने खुद अपने ऊपर ये सारे रिसर्च करके देखे, जो उनको पढ़ाया गया था कि फ्रूट्स खा के शुगर बढ़ता है, डायबिटीज के पेशेंट के प्रॉब्लम है, वो खुद आज इतना ज्यादा फ्रूट्स खा के अपने डायबिटीज को उन्होंने हील किया। तो टेंशन मत लिया करिए, जरूरी नहीं है कि आप जिसको भी समझाएंगे उन सब लोग राजी हो जाएंगे। हमारा काम है खुद इंफॉर्मेशन लेना और लोगों को आगे मदद करना। जो रेडी है मदद लेने के लिए बिल्कुल आगे बढ़कर करिए, जो नहीं है हाथ जोड़ के निकल जाइए। अब ये कुछ स्नेक्स को आप देख रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्नेक्स और लैडर का ये गेम है क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो स्नेक है वो है आपका डायग्नोसिस का स्नेक। डायग्नोसिस, जब हम टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस पे जाते हैं। देखिए आई नो डायग्नोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। हम सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर हम भी अपने मैक्सिमम पेशेंट्स में बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ना टेस्ट से ज्यादा मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप ये बस चेंजेस करना स्टार्ट करिए। आपकी बॉडी सबसे बड़ा टेस्ट है, आपकी बॉडी ही आपको बता देगी कि क्या इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर अरुण शर्मा सर जैसा हमेशा कहते हैं, डोंट चेक योर बॉडी, चेक योर हैबिट्स। हम बॉडी में चेकअप करने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं और बाद में मेरे पास एक पेशेंट आई, बोली मैम 80 से 90 हजार रुपए मम्मा का ट्रीटमेंट के लिए लग गया, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर बात करें माय फ्रेंड, हम बहुत सारे पैसे टेस्ट में खत्म कर देते हैं। क्यों ना वो पैसे हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छी चीजें खाने में लगा दे, तो इंप्रूवमेंट ही मिलेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवाना है, बट यस अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? टेस्ट की अगर मैं बात करूं, द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस जो है, सिंपल सी चीज याद रखिए, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट फैक्ट्री। हमें फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता।
आप देखिए अगर फैक्ट्री से ये बॉटल बन के आया है तो इसके जैसे जितने भी बॉटल्स होंगे ना वो इसके जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि इसको फैक्ट्री में बना के लाया गया है। इसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसका जो ढक्कन है उसके अंदर एक रबड़ लगा हुआ है, वो हर एक बॉटल में लगा होगा, क्योंकि ये चीज फैक्ट्री से बनकर आई है। हम फैक्ट्री से बनकर नहीं आए, हमारे पैरामीटर्स फैक्ट्री नहीं बनाती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सबकी बॉडी एक ही जैसा काम करे, सबकी बॉडी पे एक ही नंबर्स फिट हो। मैंने ये एग्जांपल आपको बताया, जारावास के बारे में भी बताया, और मैंने आपको तारा हमारा इंडियंस के बारे में भी बताया। हमने अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। तो हमारी बॉडी फैक्ट्री की बनी हुई नहीं है। हमें अगर नेचर ने बनाया है तो नेचर ही हमें हील करेगा। जब मैं अरुण शर्मा सर से ट्रेनिंग ले रही थी, ही इज 85+, आज तक उन्होंने कभी कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं खाई है। आज भी उनका दिमाग इतना शार्प है, एक एक श्लोकाज, एक एक मंत्र उनको इतने ज्यादा याद है माय फ्रेंड, जो आज से इतने साल पहले थे। आज लोगों को 40 के बाद याददाश्त जाना स्टार्ट खराब हो जाती है, चीजें याद नहीं रहती हैं। तो सिंपल सी एक चीज है, जितना ज्यादा आप नेचर की तरफ जाएंगे आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होना स्टार्ट होगा। आज हर एक जगह पे नेचर हीलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फैल रहा है माय फ्रेंड, और लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं। सो अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं, मैंने आपको कल भी बताया था कि डायग्नोसिस पे वी कांट फुल्ली ट्रस्ट। जैसे अगर मैं कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल लूं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 1978 में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल था, वो कहते थे कि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल 300 तक है वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद 1998 में इसको कम कर दिया गया, जिसका कोलेस्ट्रॉल 240 के अंदर है वो नॉर्मल है। अभी देखा जा रहा है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल 200 के अंदर है वो नॉर्मल है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो रेंज के जितने भी लोग थे जो पहले नॉर्मल कैटेगरी में आते थे, वो सारे अभी हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बन गए। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर बात करूं, यस, हमें कोशिश करना है कि नॉर्मल में ही रहे, कोशिश करना है कि जो पैरामीटर दिया जा रहा है हम उसके अंदर कंट्रोल करके रहें। बट उसको एक वो पत्थर की लकीर मानकर चलना कि नहीं इतना ही होना चाहिए, चाहे उसके लिए मैं कितनी भी मेडिसिन खा लूं, सारी मेडिसिन खा लूं, लेकिन यो मेरा नंबर वही आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इस पे हमें एक बार रीथिंक करना है। टीएसएच के लेवल के बारे में बात करूं, मैं आपको कुछ टेस्ट दिखाती हूँ जिससे आपको इसका पास्ट एंड प्रेजेंट में बताऊं। टीएसएच के बारे में बात करूं तो बोला जाता था 2003 तक जो टीएसएच का लेवल था वो 0.1 to 6 के बीच में देखा जाता था। उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। आज की बात करूं तो 0.3 से 3 के बीच में, नॉर्मली हम अभी भी 5-6 तक लेते हैं। लेकिन अभी जैसा ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो रिपोर्ट ये आप ये क्लिनिक की वेबसाइट से मैंने निकाला है, वहां पे दिया हुआ है कि टीएसएच का नॉर्मल रेंज ये है, लेकिन ऑप्टिमल रेंज ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको अगर मैं 5 तक भी पकड़ू तो जितने भी लोग इसके बीच में थे वो रातों रात थायराइड के पेशेंट बन गए। तो कहीं ना कहीं ये पहले कुछ अलग था। जो भी मेडिकल से बिलोंग करते होंगे उनको हैरिसन प्रिंसिपल जो बुक है, जो मेडिकल की बुक चलती है मेडिकल एमबीबीएस में, वहां पे जो हैरिसन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया जाता है, जो उनकी बुक्स आती है, उनके ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब बहुत पहला एडिशन जब था तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल उस टाइम पे 300 बोला जाता था। जैसे जैसे नए एडिशन आते गए उस वैसे उसको कम कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस पे हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी में ये सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करिए, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगा। क्या क्या सिग्नल है वो भी मैं आपको नेचर क्योर के कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो बोला जाता था पहले टी स्कोर मैंने लास्ट टाइम भी पीएमसी में समझाया था। जब भी हम अपना कैल्शियम चेक करते हैं कि हमारे बोन्स में कितना कैल्शियम है, तो टी स्कोर के थ्रू चेक किया जाता है। अगर आपका टी स्कोर कम होता जाता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है। तो पहले ये जो था उनको बोला जाता था कि जिनका लेस देन 2.5 है, उनको बोला जाता था कि हाँ ठीक है आप एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे करके कम करता गया, जितना ज्यादा हम इसको कम करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे पेशेंट जो हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। आज तो फिर ये बोला जाता है कि जो भी लोग 30-40+ है वो सारे लोग कैल्शियम की चीजें लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये भी हम अपने ये अगर बात करें, आज बहुत सारे केसेस में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो आपका टी स्कोर है वो कम जो है वो कम किया जा रहा है। सॉरी, 1978 में बोला जाता था कि जिसका टी स्कोर इसके बीच में है वो नॉर्मल है। अभी उसको कम करके 2 कर दिया गया है कि अब आपका टी स्कोर अगर इसके बीच में है तो वो नॉर्मल है। आपको पता है जब किसी इंसान का, सपोज करिए कोई इंसान है 60 ईयर्स का, वो जब अपना टी स्कोर चेक करने के लिए जा रहा है तो स्टैंडर्ड टी स्कोर किसका लिया जाता है? स्टैंडर्ड टी स्कोर एक
25 से 30 इयर्स के पर्सन का एक एवरेज टी स्कोर लिया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है 50 साल के पर्सन के टी स्कोर से। कभी भी एक 50 साल के पर्सन का टी स्कोर और एक 20 साल के पर्सन का टी स्कोर सेम हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, तो एक बार इसको चेक करिए। और नेचुरल सप्लीमेंट्स, और आप नेटशियम भी चाहे तो ले सकते हैं, उसमें भी नेचुरल सप्लीमेंट्स है, इससे ट्रीट करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम बात करें, हमने ये 3 चीजों देखी। हमने बीपी देखा कि पहले बीपी क्या था, उसके बाद बीपी क्या हुआ, अभी बीपी क्या है, कुछ दिनों के बाद शायद बीपी भी कम हो जाए। देन कोलेस्ट्रॉल का हमने ये सीक्वेंस देखा। देन हमने डायबिटीज का सीक्वेंस देखा कि पहले 200 के ऊपर था, फिर 140, फिर 120, फिर 100, ऐसे करके इसको कम कर दिया गया। एक और चीज है जिसके ऊपर भी अभी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक है, जिसके ऊपर कभी टाइम मिला तो मैं करूंगी, जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कभी अगर टाइम मिला, ये हमारे करिकुलम में नहीं है, हमारे इसमें नहीं है, तो अगर कभी टाइम मिला तो किसी क्लास में मैं करूंगी, क्योंकि इसको हम मास्टर क्लास नहीं कर सकते, ये हमारे बस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सो सिंपल सी चीज एक याद रखिए, मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको बताया था कि कभी भी कोई भी चीज है उसको उसी चीज के साथ रिपेयर करना चाहिए। वॉल में कोई ब्रेक है तो हमें सीमेंट के साथ रिपेयर करना होगा। हमारे क्लोथ्स अगर टॉर्न है, फटे हुए हैं, तो हमें क्लोथ से ही रिपेयर करना होगा। तो हम अपनी नेचुरल बॉडी को जब केमिकल से हील करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक रिलीफ तो मिल जाता है, बट हमें वो हमारी इश्यू को कभी सॉर्ट आउट नहीं करता। इसलिए लाइफ टाइम तो मेडिसिन लेनी पड़ती है। नेचर क्योर का एक श्लोका है, वो श्लोक क्या कहता है कि आपकी बॉडी के ना 10 साइंस हैं। वो 10 साइंस अगर आप अपनी बॉडी के चेक करते रहते हैं, वो 10 साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाइए बॉडी आपको सिम्टम्स दे रहा है। क्या क्या साइंस है? सबसे पहला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी। नोटिस किया है कभी कभी हमें कहीं आप जा रहे हैं और चोट लग जाती है, जिस जगह पे चोट लगती है ना, वो एरिया बहुत ज्यादा थोड़ा हल्का गर्म हो जाता है नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में। हमारी बॉडी अगर नॉर्मल रहेगी तो पूरी बॉडी, हमारी बॉडी हल्की गर्म होनी चाहिए। आपको पता है हमारी बॉडी ठंडी कब होती है, कोल्ड कब होती है? जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो होना चाहिए, वो मेंटेन्ड होना चाहिए। बॉडी के हर एक पार्ट में टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए। आपकी वॉक, जो आपकी गेट है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेसफुल, आप जो चल रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो अच्छे से चल नहीं पाते, या तो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं जिसकी वजह से नहीं चल पाते, या पैरों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पैरों को ड्रैग करके चल रहे हैं। तो नेचर की ओर कहता है कि अगर आपका ग्रेसफुल मूवमेंट नहीं है, अगर आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, आपको चलने में तकलीफ है, इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर आपको कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, आप बैठे हैं, आपको अनइजीनेस लग रहा है, आपको मेंटल, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, तो आपका मेंटल, आपका माइंड एक जगह पे नहीं है, तो ये भी आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम है। आपको भूख नहीं लग रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप सो नहीं रहे हैं अच्छे से, आपको रात में नींद ही नहीं आ रही है, 1-1 घंटे लग जा रहे हैं, आप करवट बदल रहे हैं और आपकी रात में 2-2, 3-3 बजे तक नींद टूट रही है। तो ये 10 साइन याद रखिए। अगर आपकी बॉडी आपको ये 10 साइन दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें ये 10 साइन याद रखना है। आपका माइंड प्लेजेंट नहीं है, आप फिट नहीं फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, आपका टाइम टू टाइम पेट साफ नहीं हो रहा है, टाइमली एंड एफर्टलेस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आप जा रहे हैं लेकिन आपको फील नहीं आ रहा है कि आपका पेट क्लियर हुआ है, आपको जो मोशंस है वो आपके क्लियर हुए हैं। आपने पीकू मूवी देखा होगा, पीकू मूवी में जब लास्ट में उनका मोशन होता है, तब जाकर उनकी बहुत अच्छी, उनको रात में वो अच्छी नींद लेते हैं और अगले दिन इस दुनिया से उड़ जाते हैं, वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों का जब पेट साफ नहीं होता तो उनका माइंड जो होता है वो प्लेजेंट नहीं होता। और जब ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होती है ना, कि आप आलस नहीं फील कर रहे हो, आपका माइंड बहुत प्लेजेंट है, तो आप ना एक अलग लेवल पे होते हो, आप एक डिवाइन लेवल पे होते हो। तो ये सारी चीजें है ना, नेचर क्यों कहता है कि बॉडी को मत टेस्ट करो, ये अपने सिम्टम्स को टेस्ट करो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको थकावट लग रही है, ये आपका बेसिक सिम्टम है। अगर थोड़ा सा भी इससे इधर उधर हो रहे हैं ना, तो अलर्ट हो जाइए। अब हम आते हैं अपने लैडर के ऊपर। सबसे पहला हमारा स्नेक क्या था, ज्यादा डायग्नोसिस के पीछे मत भागो। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि 50 टेस्ट करवाइए। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा आजकल मेडिकल टेस्ट कितने ज्यादा सस्ते हो गए। जितना ज्यादा मेडिकल टेस्ट होगा और जितना ज्यादा ये चीज कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी इंसान को भी थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज में तो फंस ही जाता है। तो इसके लिए
आप ये सारी चीजें को फॉलो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई सिम्टम भी आ रहा तो टेस्ट नहीं करवा रहे, अचानक पता चलता है कि ब्लॉकेजेस बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, फिर मैडम ने बोला था टेस्ट नहीं करना है। तो कोई भी चीज को तोड़ मड़ोड़ के नहीं लेना है, कोई भी चीज अगर आपको बताई जा रही है तो उसको 100% फॉलो करना है। अब हमारा जो पहला लैडर है, पहली सीढ़ी जो है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। पहली सीढ़ी हमारा क्या है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये एक रिसर्च बेस्ड चीज है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू विल ईट एनी फूड इन विच नेचर हैज क्रिएटेड इट विल स्टार्ट मेकिंग कोलैटरल आर्टरीज। मतलब जो भी चीज हमें नेचर ने बनाई है और उसको हम वैसा ही खाते हैं तो हमारी बॉडी कोलैटरल आर्टरीज बनाना स्टार्ट करती है। अब ये कोलैटरल आर्टरीज क्या है? आर्टरीज तो पता है हमें, आर्टरीज का मतलब कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर हमारे हार्ट तक आते हैं, उनको हम वेन्स कह रहे हैं। बात करें कोलैटरल आर्टरीज क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सबके पास एक कार होती है और कार में एक स्टेपनी होता है, एक एक्स्ट्रा टायर होता है। इमरजेंसी में अगर हमारी कार कहीं पंक्चर हो जाती है तो हम वो टायर निकालते हैं और हम यूज करके उसको फिट करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली हमारे ऊपर वाले ने हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी बॉडी में हर एक ब्लड वेसल्स के साथ साथ बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स दी हुई है जिसको हम कोलैटरल आर्टरीज कहते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये मेन ब्लड वेसल है और इसके बगल में कुछ ऐसी पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं। अगर कभी हमारा ये ब्लॉकेज हो जाता है, ये अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो नेचर अपना कोलैटरल आर्टरीज ओपन कर देगा, और जब कोलैटरल आर्टरीज ओपन कर देगा, एक रास्ता में ट्रैफिक जम गया है, आपका एक रोड ब्लॉक्ड हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप इधर से कहीं रोड बनाने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको तो आगे जाना है। तो बॉडी भी वही करता है। बॉडी जब देखता है कि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो वो कोलैटरल आर्टरीज को ओपन करना स्टार्ट करता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो हिंडर नहीं होता है, ब्लड वेसल्स आपका नहीं रुकता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो बॉडी ने यहाँ से कोलैटरल आर्टरीज बना के ब्लड फ्लो करना स्टार्ट किया, यहाँ से कोलैटरल आर्टरीज बनाकर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब बॉडी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम अगर ऐसा है तो लोगों को हार्ट अटैक आता क्यों है? क्यों नहीं उनकी बॉडी कोलैटरल आर्टरीज बना लेती है? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, क्यों नहीं बना पाती है? सपोज करिए आपके पास स्टेपनी तो है लेकिन आपके पास उसका टूल ही नहीं है। ये जो टूल से इस कार को ऊपर उठाते हैं और उसको जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और ये जो नॉलेज होता है कि इसे उठाते हैं और घुमाते हैं, मुझे कोई बोल देगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी भी टायर चेंज नहीं किया। तो हमारे पास सब कुछ है, कार है, उसका टायर है, उसके टूल्स है, सब कुछ है, लेकिन वो नॉलेज ही नहीं है, तो चाह के भी उस कोलैटरल आर्टरीज को हम यूज नहीं कर पा रहे। सेम चीज बॉडी में, कोलैटरल आर्टरीज तो हम सबके पास है लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। इस चीज को बहुत सारे लोग अभी नेचुरल बाईपास भी कहते हैं। एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर बिमल छाजर, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये सायोल के फाउंडर हैं। ये खुद एम्स के भी डॉक्टर हैं। एम्स में ये एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वर्क करते थे। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे, इनकी आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर देखिएगा उसको। इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको मैं मेडिसिन पे मेडिसिन दिया जा रहा हूँ, इतने सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, उनके डोजेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, सर्जरी कर रहा हूँ तो भी हार्ट अटैक आ रहा है, फिर से आ रहा है। तो मतलब मेरे मेडिसिन काम नहीं करते क्या? उन्होंने अपने सीनियर से बात किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही चलता है। उनका ये इंटरव्यू मैंने अटेंड किया था, उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही चलता है। तब इन्होंने नेचुरल वेज करना स्टार्ट किया, नेचुरल वे ढूंढना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाए जिससे वो, अगर किसी पेशेंट को सडन हार्ट अटैक आता है तो कुछ ऐसे मशीन्स उन्होंने डेवलप किए जिससे उनका तुरंत नेचुरल बाईपास हो सकता है। और उन्होंने ये चीज बोली कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट नहीं बनना चाहता है तो वो चाहे तो नेचुरल डाइट और लाइफस्टाइल से वो अपने बॉडी में नेचुरल बाईपास को क्रिएट कर सकता है। इसके ऊपर उनके बहुत सारे सायोल में मैक्सिमम वो किसी का भी बाईपास नहीं करते हैं, वो नेचुरल बाईपास ही प्रेफर करते हैं। नेचुरल बाईपास से आपकी बॉडी खुद से, ये नेचुरल बाईपास हर एक इंसान, हम यहाँ पे अपनी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कभी कभी कुछ लोगों की बॉडी नेचुरल बाईपास क्रिएट कर लेती है, कभी कभी उनके ब्लॉकेजेस भी होते हैं लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं माय फ्रेंड।
आपको पता है सबसे दुनिया में कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारी शरीर ही है, हमारा बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स है। आज पूरे दुनिया में आज तक हमारी बॉडी के ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं, आज भी नई नई चीजें साइंटिस्ट को पता चल रही है इतने सालों से। तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऊपर वाले ने हमारा बॉडी बनाया है। बात करूं, दो तरीके हैं जिससे हम अपनी कोलैटरल आर्टरीज को ओपन कर सकते हैं। फ्यूचर में हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर आपकी एज 30-40 इयर्स है, आज आप देख रहे हो बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक हार्ट अटैक आ जा रहा है। हार्ट अटैक के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए, कितने सारे सेलिब्रिटी, सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, ऐसे बहुत सारे लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ गया। बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर हम चाहें तो हम अपनी नेचुरल कोलैटरल आर्टरीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उस रास्तों को खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं? उसका एक बहुत बड़ा जो हेल्प करता है वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में आपको पढ़ाया है। आज मैं आपको नोबेल प्राइज विनर जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बट होता क्या है, जब हम खाने को कुक कर देते हैं ना, वो खाना हमें प्रोटीन्स देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, लेकिन उसकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। कुक करने के बाद वो आपको, जैसे जब हम अपने न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहे थे तो हमें हर एक चीज कैलकुलेट करना पड़ता था, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे। लेकिन जब ये देखा कि उन कैलकुलेशंस का तो कोई फायदा ही नहीं है, जब वो खाना आपको हार्ट अटैक से ना बचा पाए, तो जब हम खाने को कुक करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो हम जब होल फूड खाना स्टार्ट करते हैं, नेचर ने जैसा बनाया है, जब हम उसको खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा वो फूड हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बट अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने की बात करें, हम बहुत सारे फूड खाते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। देखिए, मैं बहुत कम ऐसी चीजें जिसको मैं प्रमोट करती हूँ। एक चीज है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ, दैट इज स्पिरुलिना गोल्ड। स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है, जो ये हरे कलर का पाउडर देखते हैं, स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जो दुनिया का हेल्दीएस्ट सुपर फूड बोला जाता है। मार्केट में आज बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनी के ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो विटामिन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। विटामिन ई को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, ये विटामिन ई कैप्सूल्स है, ये विटामिन डी कैप्सूल्स है, ये विटामिन सी कैप्सूल्स है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जर्नल है जिसको हम साइंस कहते हैं। इसमें जो भी चीज प्रिंट हो गई ना, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत ऑथेंटिक डेटा साइंस से आता है। साइंस में एक बार एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से जो भी विटामिन ई डिस्कवर होता है, मतलब जब आप एक पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसमें विटामिन ई जो होता है उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक आर्टिकल ये पब्लिश हुआ। उसके बाद दूसरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, कहां पे? द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जिसको हम जामा, जिसको हम NEJM भी कहते हैं। NEJM में जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें क्या पब्लिश हुआ? अगर आपके ब्लड में विटामिन ई का लेवल ज्यादा है तो आपका हार्ट डिजीज कम हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें पब्लिश हुई। एक, विटामिन ई अगर आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आप खा रहे हैं तो बहुत हेल्दी है, विटामिन ई जब बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज कम होगा। ये दो इंपॉर्टेंट जर्नल में ये दो इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई। उसके बाद अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, अगर मैं एक बड़ी कंपनी चलाती हूं, तो मैं क्या करूंगी? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके खाने में से विटामिन ई, क्योंकि अगर आप अपने घर में मेथी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, तो क्या मेरे अकाउंट में पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कोई बड़ी कंपनी की मालकिन हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं खाने में से विटामिन ई निकालूंगी। विटामिन ई को निकाल के आपको ये दो रिपोर्ट दिखाऊंगी कि ये देखो, विटामिन ई लेने से हार्ट डिजीज कम होता है। ये मैं नहीं कह रही, जर्नल्स कह रहे हैं। और उसको निकालकर एक डब्बे में डाल दूंगी और वो डब्बा मैं आपको दे दूंगी, आप रोज वो विटामिन ई खाओगे, क्योंकि आपने भी ये जर्नल देख लिया, आपको भी विश्वास हो गया। उसके बाद जामा में ये चीज पब्लिश हुई कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स लीड टू हार्ट डिजीज। अभी हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। विटामिन ई हमारे ब्लड में जब रहता है तो हार्ट डिजीज को कम करता है, लेकिन जामा, जिसको हम द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसका कहना है कि जब आप उसके बदले, नेचुरल विटामिन ई के बदले जब आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हो तो आपका हार्ट डिजीज तो बढ़ जा रहा है। मतलब क्या है कहने का? मेरे कहने का यहाँ पे आपका मतलब ये है कि कोई भी चीज जब नेचर बनाती है
जब आप वो चीज लेते हैं, और कोई भी चीज जब डब्बे में पैक होकर आ रही है, सप्लीमेंट्स में आ रही है, खासकर आपके विटामिन मिनरल्स, स्पिरुलिना को मैं क्यों प्रमोट करती हूँ, क्योंकि स्पिरुलिना एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल पाउडर है जिसमें वो सारी चीजें नेचुरली प्रेजेंट की गई हैं। अगर मैं किसी चीज से कोई एक चीज निकाल लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपके पास एक कार है, आपको मैं बोलती हूँ कि कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप बोलते हो इंजन। अगर इंजन नहीं होगा तो कार चलेगा ही नहीं। मैं आपको ये इंजन निकाल करके बाहर दे देती हूँ, मैं बोलती हूँ ये लो इंजन चलाओ, आप नहीं चला पाओगे। आपको टायर भी चाहिए, आपको इसका स्टीयरिंग भी चाहिए, आपको इसका इंजन भी चाहिए, आपको इसके पेट्रोल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब ये कार पूरी होती है ना, तब ये काम की होती है। जब उसका इंजन बाहर निकाल दिया, वो उतने काम की नहीं रह गई। तो जामा ने ये चीज पब्लिश किया, इस पे नोबेल प्राइज विनर एक पर्सन ने इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च किया, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाली जिसको हम सिग्नलिंग हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके लिए गुंटर ब्लोबेल को नोबेल प्राइज वो मिला, दैट इज 1998। ये बहुत बड़ा प्राइज होता है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। तो उन्होंने ये जब हाइपोथेसिस, ये सिग्नलिंग हाइपोथेसिस किया, तो उसके लिए उनको ये चीज मिली। उसमें उन्होंने क्या बोला, एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने समझाई कि सपोज करिए मुझे यहां से एक पर्सन को लेटर लिखना है, तो मैंने लेटर में उसका एड्रेस डाल दिया, मिस्टर तनेजा, फ्लैट नंबर 100, पीतमपुरा, दिल्ली। मैंने ये एड्रेस डाल दिया और मैंने यहाँ से भेज दिया। ये लेटर 2 से 3 दिन में तनेजा जी के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस लेटर को मैं फाड़ दूं, और फाड़ने के बाद ना, या इस पे कुछ गिर जाए और इसका ना ये मिट जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर तनेजा। अब मिस्टर तनेजा तो बहुत है इंडिया में, अब पोस्टमैन बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से तनेजा को पहुंचाना है। मान लीजिए इसमें न्यू दिल्ली भी लिखा हुआ है, वो न्यू दिल्ली तक तो जाता है, लेकिन तब भी वो बंदा कंफ्यूज है कि ये लेटर लेकर किसके पास जाना है। हर एक फूड पे कोडिंग होती है। आपने कभी कभी सुना है, जो वॉलनट होता है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हर एक कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका डिजाइन ऊपर वाले ने ऐसा किया है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए इफेक्टिव काम करते हैं। मतलब हमारे फूड पे कोडिंग होती है, आगे डिटेल में बात करेंगे। फूड पे कोडिंग होती है, वो कोडिंग डिसाइड करती है कि उसको कहाँ जाना है, वो कौन से ऑर्गन के लिए ज्यादा अच्छे से काम करेगी। लेकिन जब हम खाने को कुक कर देते हैं, जब हम खाने को, मैं ये नहीं कह रही कि कल से एकदम ही आपको बंदर बन जाना है, कच्चा ही खाना है, मैं बोल रही हूँ हीलिंग के लिए थोड़ा सा रॉ डाइट इंक्लूड करना है। जब हम किसी खाने को बस कुक्ड फूड ही खाते हैं, उसका ना जो ये सिग्नलिंग होता है ना, वो खत्म हो जाता है। जब उसका ये सिग्नलिंग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये लेटर प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मिस्टर गुंटर ब्लॉबेल को ये नोबेल प्राइज मिला सिग्नलिंग हाइपोथेसिस में, कि जब आप किसी चीज को नेचुरल फॉर्म में खाते हैं, जैसा नेचर ने उसको बनाया है, आपको तब रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। अब एक एप्पल है, एप्पल में ये सारी चीजें हैं। अगर मैं एप्पल से विटामिन B1 निकाल कर लूं, कार से बस इंजन निकाल कर लूं, तो शायद वो इंजन मेरा वैसा काम नहीं करेगा। जब वो इंजन उसके स्टीयरिंग, उसके टायर, उसके पेट्रोल, उसके सारी चीजों के साथ मिलकर काम करता है, तो ही वो चीज अच्छे से काम करती है। तो वही चीज है, एप्पल में बस एक विटामिन B1 नहीं है, ये सारी चीजें मिलकर जब हमारी बॉडी में जाती हैं, तब जाकर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। इसके लिए माय फ्रेंड, जैसा रिसर्च हुआ उसमें बोला गया कि जब भी कोई चीज को आप नेचुरल फॉर्म में, जैसा उसके नेचर ने बनाया है वैसा हम लेते हैं, तब हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, वो फूड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, कंबाइन विथ एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करे और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से हम बच सके, हमारे कोलैटरल आर्टरीज ओपन हो, तो आपको एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड करना होगा। 40 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज जरूर करिए एक दिन में। हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज किया और आपको पता भी नहीं चला और एक बूंद भी पसीना नहीं आया। हार्ट बीट थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, उसके चांसेस बढ़ते हैं। बहुत सारे रनर्स, बहुत सारे एथलीट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एथलीट्स का जब टेस्ट किया गया तो देखा गया उनकी कोलैटरल आर्टरीज इतनी ज्यादा ओपन है। क्यों? वो जब बहुत तेज दौड़ते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स है हार्ट, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पंप करना है,
कोई एथलीट जब प्रैक्टिस करता है तो दिन में 7-8 घंटे दौड़ता है, तो जब वो दौड़ रहा है तो उसको बहुत भर भर के सप्लाई भी चाहिए ब्लड का, ऑक्सीजन का, तो उनकी सारी कोलैटरल आर्टरीज ओपन हो जाती है। जितना कोलैटरल आर्टरीज आपकी ओपन रहेगी, हार्ट अटैक का चांसेस उतना कम होगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें कोई ये नहीं बताता है कि अपने कोलैटरल आर्टरीज को आप ओपन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हार्ट क्या अकेला ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है? हम सबको पता है हमारी बॉडी में हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट ये बेचारा पंप करना बंद कर देता है तो हम कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें एक होती है आर्टरीज, जो भी आप रेड वाली देख रहे हैं वो आर्टरीज है जो ऑक्सीजन लेकर पूरे बॉडी में जाती है। एक होते हैं वेन्स जो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर लेकर आपके हार्ट की तरफ आते हैं। और एक होता है कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती है। बहुत पतली 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 ब्लड वेसल्स होती हैं आपके आंख के पास, हाथ के एंड में। इसमें एक्सचेंज होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये बहुत पतली पतली होती है, इतनी पतली होती है ना कि आप सोचिए सेल के, मतलब सेल इतना छोटा जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, इतना छोटा सेल, उससे पतली पतली नसें होती हैं हमारी बॉडी में। और अगर सारे ब्लड वेसल्स को एक साथ जोड़ दें तो कितना होगा? लगभग 1 लाख किलोमीटर का ये पूरा रेंज बन जाएगा। 1 लाख किलोमीटर का ये रेंज बन जाएगा। आप में से अगर कोई इंजीनियर होगा तो एक चीज सोचिए, अगर मुझे 1 लाख किलोमीटर तक, 1 लाख किलोमीटर तक अगर मुझे कोई चीज मुझे पुश करनी है, तो क्या एक छोटा सा पंपिंग मशीन, एक छोटा सा मोटर क्या उसको पंप कर पाएगा? इम्पॉसिबल। जिनको भी साइंस का नॉलेज है, जब हमें पानी भी चढ़ाना होता है ना तो हमें अच्छा खासा हाई पावर का पंप चाहिए होता है उस पानी को पंप करने के लिए। तो इतने लंबे ब्लड वेसल्स में एक छोटा सा हार्ट क्या ब्लड पंप करता है? नहीं, हमारा हार्ट ब्लड पंप नहीं करता है, हमारा हार्ट ब्लड को पुश करता है। जब ये नीचे के 2 चेम्बर्स यहाँ पे भर जाते हैं ना ब्लड से, तो जब ये दोनों ऐसे पुश, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले एक दब रहा है, तो जैसे ही नीचे वाला दबता है, यहां से ब्लड निकल के आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो आपके लंग्स के पास जाता है, लंग्स से एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद जब उसमें ऑक्सीजन आता है तो ये वापस आपके इसमें आता है, और यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके पूरे बॉडी में पंप होता है। मतलब पहले नीचे के दोनों जब भरते हैं तो ये पंप होता है, एक ब्लड ऑक्सीजन के लिए लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके हार्ट में पंप होता है। मतलब हार्ट हमारा बस ब्लड को पुश करता है। तो हार्ट को, ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड को पुश करता है, ब्लड को आगे मूव करने में मदद करता है। ये चीज मैंने बहुत बार ट्रेनिंग में समझाया है। हमारे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल लेयर। ये जो लेयर होती है ना, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स तो पूरे बॉडी में ही है, इसीलिए हमारी बॉडी के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं हर जगह नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हर जगह ब्लड आगे की तरफ पुश होता जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना तब हमारे लिए जरूरी है, मतलब तभी प्रोड्यूस होगा जब आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है वो हेल्दी होती है। लेकिन जब ये लाइनिंग डैमेज होने लगती है, कैसे? शुगर बढ़ रहा है, रोड पे जितनी गाड़ियां बढ़ेंगी उतना ज्यादा गड्ढे होंगे, शुगर बढ़ेगा तो ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग डैमेज होगी। शुगर बढ़ने के चक्कर में बॉडी इंसुलिन भी बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, इंसुलिन बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये एंडोथेलियन की लाइनिंग चिपचिपी हो जाती है, आगे बात करूंगी उसके ऊपर। सो एंडोथेलियन की जो लाइनिंग है ना, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है। और आपको पता है आजकल ब्लॉकेजेस आज की लाइफस्टाइल से कब से स्टार्ट हो गया है? 20 साल के बाद से आज कहते हैं कि ब्लॉकेजेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक ना आए तो सिंपल क्या करना है? रॉ चीजें इंक्लूड करनी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, जैसे कोलैटरल आर्टरीज आपकी ओपन हो, और कुछ चीजें, कुछ स्नेक्स को लाइफ से हटाना है, कुछ लैडर्स पे चढ़ना है, खत्म। पूरा ट्रेनिंग जो है वो आपका यही खत्म है। लेकिन ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बताती हूँ माय फ्रेंड, ताकि आपका विजन क्लियर हो कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं ऑल आर रिसर्च बेस्ड। यहाँ पे कोई चीज में जब मेरे गुरु ने मेरे को ये सारी चीजें बताई थी ना, तो इसमें इतना डिटेल में भी जाकर नहीं बताया था। ये आपके लिए मैंने ये सारा रिसर्च करके ये सारे फोटोज और ये सारी चीजें डालती हूँ। मैं
अगर ट्रेनिंग की बात करो तो उनके पूरे ट्रेनिंग में एक फोटोज तक नहीं होता था, लेकिन मेरे को पता है कि जितना आप फोटो देखकर समझते हो उतना आपके लिए आसान होता है। इस चीज के लिए भी नोबेल प्राइज विनिंग प्राइज मिला है 1998 में, जहां पे इन लोगों ने बोला कि आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छा करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड। आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं करता है, आपका हार्ट बस ब्लड को पुश करता है, आगे ले जाने का काम आपके पूरे ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता जाता है और आपका ब्लड जो है वो आगे पुश होता जाता है। तो जितना ज्यादा आपकी एपिथेलियल लाइनिंग हेल्दी होगी, क्योंकि ये जो लाइनिंग में यहाँ पे सेल्स होते हैं ना, ये बनाते हैं आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, तो जितना ज्यादा आपकी हेल्दी लाइनिंग होगी उतना ज्यादा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा। सो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। जितना ब्लड वेसल रिलैक्स होगा उस ऑर्गन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, यही प्लेटलेट्स जब अक्यूमुलेट करते हैं ना, तब जाकर ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट होता है। ब्लॉकेज क्या है, उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। उसकी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। वेल हार्ट एज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर का काम करता है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या है, अगर कोई कट लग जाता है, यहाँ पे खून बह रहा है, तो ये जो आपकी ब्लड खून निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स कट गई, ब्लड वेसल्स के अंदर खून होता है, ब्लड वेसल्स कटी है तो क्या होता है, प्लेटलेट, जैसे सपोज करिए आपकी ब्लड वेसल है और यहाँ पे कट गई, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स आके ना यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। आपके खून को ब्लॉक, आपके ब्लड को रोकने का काम प्लेटलेट्स कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होता है, हमारा प्लेटलेट्स के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहेंगे तो हमारा जो प्लेटलेट्स है वो स्टिकी नहीं होगा और एक दूसरे के साथ जमकर प्लाक्स नहीं बनेगा और आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी चीजों से हम बच सकते हैं। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहना स्टार्ट होगा। तो आप सोच भी नहीं सकते, ये डाइट आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। माय फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए सबकी डाइट अलग हो, लेकिन जब कुछ नॉर्मल चीजें हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, यस कुछ केसेस में हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में जितने भी लोग यहाँ पे ये डाइट फॉलो करना स्टार्ट करेंगे उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, मिरेकल मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, मेरे पास एक कैंसर की सर आए, मैंने बोला आप खाते क्या हो, बोला मैडम मैं तो घर का ही खाना खाता था, मुझे कैंसर कैसे हो गया। मैंने कहा खाते क्या हो, बोला सुबह पोहा खाता हूँ, दोपहर में एक भाकरी और एक सब्जी खाता था और दाल खाता था, और कभी कभी कोमड़ी चिकन भी खा लेता था, चिकन विकन भी खा लेता था, और रात में 10-11 बजे जो बेटा आता था तो घर में जो भी दाल राइस बनता था वो खाता था। आपने एक चीज नोटिस किया, उनके खाने में कोई भी रॉ चीजें है ही नहीं। आगे चलकर उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, उनको कैंसर भी था कोलन का, लेकिन क्या है, उनके डाइट में कोई भी रॉ चीजें होने की वजह से आगे चलकर शायद चित्रा मैम ही लेने वाली हैं पॉलिप्स, ये कोलन के प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसके ऊपर भी वो बात करके बताएंगी, और कल के प्रोग्राम में भी मैं आपको बताऊंगी कि रॉ का और क्या क्या बेनिफिट है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जितना अच्छा रहेगा उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपका कम होता है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब कम होता है तो आपके हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं। तो जब आप ये डाइट फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कैंसर की ग्रोथ को भी कम करने में मदद करेगा, और इनडायरेक्टली आपके हार्ट की भी ग्रोथ को, हार्ट डिजीज को भी होने से कम करेगा। और ये सारी चीजें ना चाइना स्टडी में लिखी हुई हैं। चाइना स्टडी की बुक मैंने स्टडी मटेरियल में डाल दिया है आपके एप्लीकेशन में। अब हमें कैंसर हो जाता है तो हम कीमो करवाना स्टार्ट करते हैं। ये रिसर्च में आया हुआ है, ये चीज मैंने आज से कुछ साल पहले भी सुनी थी, और ये चीज मैंने अरुण शर्मा सर के भी मुंह से सुना है। ये मैंने एक एमबीबीएस डॉक्टर जो आज नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट्स में, उनके मुंह से भी सुना। वो क्या है, कैंसर के पेशेंट्स में बायोप्सीज होती हैं। जब कीमो होता है और खासकर कीमो के टाइम पे ब्लड वेसल्स लीकी होने की वजह से जो कैंसर सेल्स होते हैं वो स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपने कोई बॉक्स है जिसमें आपने कचरा भर के रखा है,
आप अगर इसको खोलकर कोशिश करते हो कि इसमें है क्या, जब इसको खोलने की कोशिश करते हो और ऐसे ही छोड़ देते हो, तो यहाँ से जो कचरा है, जो भी अंदर कीड़े हैं, वो बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे और स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज कैंसर रिसर्च में ये चीज पब्लिश हुई है, मैंने यहाँ पे इसका सोर्स भी दे दिया आपके पास, ये पीपीटी आपके पीडीएफ में डाल दिया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे जब आप देखेंगे तो वहां पे ये रिसर्च में लिखा हुआ है कि जब हम कीमो करवाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है वो लीकी होने की वजह से क्या होता है, कैंसर के सेल्स का ग्रोथ होना और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो माय फ्रेंड, हम तो कीमो करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम कैंसर फ्री हो जाए। एक बुक है जिसको एक डॉक्टर ने लिखा है, वो खुद कीमो पेशेंट्स पे करते हैं, उनको पूछा गया कि क्या आप अपने पेशेंट्स का कीमो करेंगे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पेशेंट्स का कीमो तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी फैमिली में किसी को कैंसर है तो मैं शायद कीमो अपनी फैमिली में कभी किसी को नहीं करूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि कीमो के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हम बात करेंगे जब हम कैंसर हीलिंग प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे। मैंने बस आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है। अगेन आपको मैं बार बार एक पर्सन के बारे में बताती हूँ, टी कॉलिन कैम्बल, जिन्होंने चाइना स्टडी लिखा है, उनके साथ इन्होंने भी काम किया है, क्लेडवेल एल्स्टीन, इन्होंने भी उनके साथ काम किया है। तो इनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर सपोज करिए किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, मतलब वो एकदम वर्ज पे है और हार्ट अटैक कभी भी उसको आ सकता है, उसको पता नहीं है कि कभी भी आ सकता है, अगर वो ये डाइट फॉलो करना स्टार्ट करे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर वो ये डाइट फॉलो करना स्टार्ट करे तो कितने दिनों के बाद हम कह सकते हैं कि यस, अभी इसको फ्यूचर में हार्ट अटैक के चांसेस कम हो गए। उनका कहना था जस्ट आफ्टर 1 मील। अगर वो पेशेंट अगर स्ट्रिक्टली ये डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अगर वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से उतना रॉ चीजें इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं, विद इन 1 मील, एक पहला उन्होंने खाना लंच लिया उसके बाद से ही उनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी दोपहर में सैलेड खाया और रात में पिज्जा खाया, वो वाला मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर इस डाइट को रेगुलरली अगर फॉलो करते हैं तो पहले मील से ही आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा ये हमारा पहला था। यस नीरव जी, जैसा आपने पूछा ना कि जो भी आज वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है ना, वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी डाइट उस हिसाब से नहीं है, अगर हमें एक्सरसाइज करना है तो हमें उसके हिसाब से डाइट भी लेना है। आपने मिलन सोमेन का एग्जाम्पल सुना है, मिलन सोमेन के जाकर आप उनके बारे में रिसर्च करिए, वो ब्रेकफास्ट में बस फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रूट्स ही बस खाते हैं, और लंच में सैलेड वगैरह जितना हो सके वो वीगन है, और जितना हो सके वो नेचुरल चीजें, वीगन तो नहीं बोलूंगी बट हाँ 99% वीगन आप कह सकते हैं, और जितना हो सके वो दौड़ते भी हैं, जॉगिंग भी करते हैं। कुछ लोग हेवी लिफ्टिंग करते हैं, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सॉरी टू से बट सिद्धार्थ शुक्ला के केस में वो स्मोकर बहुत ज्यादा थे। स्मोकिंग में क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में निकोटीन जो होता है वो स्पाज्म लेकर आता है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स में ना अकड़न जैसा लेकर आता है अकड़न जैसा लेकर आता है, और सडन हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। तो यस, अगर आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, आपका जो डाइट है उसमें कुछ रॉ चीजें इंक्लूड करिए ताकि आपका ब्लड वेसल स्ट्रांग रहे। ब्लड वेसल स्ट्रांग रहेगा तो आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे आपको उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। और साइकिलिंग, जॉगिंग सब कुछ अच्छा है, आपके उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अभी तो नहीं ज्यादा दौड़ते हैं तो पहले जॉग से स्टार्ट करिए, कभी कभी साइकिलिंग भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट को रेज करिए, और जब आपकी हार्ट बीट रेज हो जाए ना तो 1 मिनट के अंदर वो सेटल भी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट चली गई है, उसका एक टेस्ट भी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। देखिए टी स्कोर वनीता जी आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो आप जब जाते हैं अपना डॉक्टर के पास तो वो आपका प्रॉपर एक्सरे वगैरह करके टी स्कोर वगैरह ये सब आपका निकाला जाता है। तो वो भी टी स्कोर एक 20-30 इयर्स के पर्सन के कंपैरिजन में आपका कंपेयर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं टी स्कोर आप ऐसे अपने खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते अपने घर में। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे स्नेक के बारे में। पहला स्नेक, जो पहला हमारा लैडर था वो है हमारा जो रॉ फूड है उसको इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें। दूसरा जो स्नेक है वो है आपका मिल्क प्रोटीन और मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स है। इसमें हम 2 स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने इस स्नेक के बारे में पहले हमने बात किया, डायग्नोसिस के बारे में बात किया, अब हम इस स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं।
प्रोटीन जो हमें एनिमल फूड से मिलता है, और दूसरा जो स्नेक है वो है मिल्क का स्नेक। ये जो तीसरा स्नेक है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं मास्टर क्लास में डिटेल में ले लूंगी। अभी हम इन दोनों के ऊपर बात करते हैं कि मिल्क प्रोटीन क्या होता है और मिल्क क्या है। देखिए, जब मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही थी, और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट, जितने भी आप डाइटिशियंस वगैरह देखते हैं, सब में एक ही चीज हमें पढ़ाई जाती है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब सेम है। चाहे वो प्रोटीन आपका नॉनवेज से आ रहा हो, चाहे वो प्रोटीन आपके प्लांट से आ रहे हो। वहां पे तो बोला जाता है कि प्लांट्स का प्रोटीन तो कंप्लीट प्रोटीन ही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब सेम है। लेकिन जो एडवांस और साइंटिफिक न्यूट्रिशन है वो कहता है कि नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब सेम नहीं है, उसके सोर्स मैटर करते हैं। वो कहां से आ रहा है। अगर कोई फैट नॉनवेज से आ रहा है और कोई फैट अवाकाडो से आ रहा है, आपके फ्रूट से आ रहा है, वो दोनों में डिफरेंस है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सेम नहीं है, उनके सोर्सेस डिफरेंट। अगर सोर्सेस डिफरेंट है तो उनके में भी डिफरेंस देखा जाता है। ये चीज टी कॉलिन कैम्पबेल ने अपने चाइना स्टडी में बहुत ज्यादा पब्लिश की। उन्होंने क्या किया, कुछ माइस चूहों को लिया, उनको जब एनिमल प्रोटीन देना स्टार्ट किया, नॉनवेज देना स्टार्ट किया, उनके कैंसर का ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे उनको वेज प्रोटीन पे लाया, उनका कैंसर का ग्रोथ कम होना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने नॉनवेज पे किया, कैंसर का ग्रोथ बढ़ा। ये कितने साल तक उन्होंने ये टेस्ट किया है, आप चाइना स्टडी जाकर पढ़िए, बहुत ही डिटेल में ये एक्सपेरिमेंट वहां पे लिखा हुआ है। तो सोर्स मैटर करता है। वो प्रोटीन, वो एनिमल, वो फैट कौन सी जगह से निकल कर आ रहा है, वो मैटर करता है। आइए मिल्क की बात करते हैं। वैसे भी मिल्क में डिटेल में लूंगी। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको हम कैसीन प्रोटीन कहते हैं। कोई भी प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है तो उसके अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हमारी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारा बॉडी उसको अलग अलग अमाइनो एसिड्स को जोड़कर अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है। हमारे बाल प्रोटीन से बने, हमारी आईसाइट प्रोटीन की है, रोडोप्सिन, हमारे स्किन में प्रोटीन, हर एक चीज में प्रोटीन है। तो बॉडी क्या करता है, कोई भी प्रोटीन जाता है उसको तोड़कर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में ये प्रोटीन बिना टूटे आपके ब्लड में आ जाता है। जैसे ये प्रोटीन आपके ब्लड में आता है, बॉडी बोलता है ये चीज तो ब्लड में नहीं आनी चाहिए थी, ये तो हमेशा टूट के आती थी, ये ऐसे कैसे आ गई आपके ब्लड में। आपकी बॉडी इसको मारने के लिए जाती है, और जब इसको मारने के लिए जाती है, आपका जो इंसुलिन है और दूध का जो प्रोटीन है वो एक जैसा दिखता है। तो बॉडी जब इसको मारती है तो अपने इंसुलिन को डैमेज करना स्टार्ट करती है, विच लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज, जो आगे बहुत सारे बच्चों में भी देखा जाता है। इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा मैं बात करूंगी मास्टर क्लास में। 70% जो पॉपुलेशन है आज वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। आपको पता है 70% लोगों को दूध नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन आज लोग दूध लेते हैं, खीर खाते हैं, सब कुछ लेते हैं और फिर बोलते हैं मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम दूध को डाइजेस्ट नहीं करते। दूध प्रैक्टिकली बच्चों के लिए है। एक बच्चा जब तक उसके दांत नहीं होते तब तक ऊपर वाले ने उसको दूध दिया है। माँ को भी जिंदगी भर दूध नहीं आते, कुछ महीने, कुछ साल आते हैं। जब उसका बच्चा खाने पीने लग जाता है तो माँ का भी दूध बंद हो जाता है। तो दूध हमारे बचपन के लिए है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैडम दूध पीने से बच्चा स्ट्रांग होगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो 60-70 केजीज का होता है, 2 साल में 200 केजीज का हो जाता है, क्योंकि उसके दूध में प्रोटीन, मैं अगली बार आपको रिसर्च के साथ दिखाऊंगी कि दूध में, गाय में कितना प्रोटीन है और ह्यूमन में कितना प्रोटीन है। ये हम मिल्क की एक मास्टर क्लास में अटेंड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, गाय का जो दूध है वो, गाय का मिल्क गाय के बच्चे को 70 से 200 केजी पे बनाने वाला मिल्क है। माँ का मिल्क बच्चे को 2.5 केजी से, 2.5 केजी से, 3 केजी से 2-4 केजी बनाने वाला दूध है। दोनों में प्रोटीन का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मिल्क मास्टर क्लास में देखेंगे। तो दूध में हमेशा याद रखिएगा, हमें अपने बच्चे को गाय और भैंस नहीं बनाना, हमें अपने बच्चे को नॉर्मल बच्चा रखना है। कुछ मिथ है जो मैं ब्रेक करूंगी। तो अगले क्लास में मैं आपको मिल्क हेल्दी या हार्मफुल, इसके ऊपर हम मास्टर क्लास लेंगे जो अगला संडे होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मास्टर क्लास ले ले। एक रिपोर्ट आया था आज 47,000 जो आप कैटल देख रहे हैं ना वो इन्फेक्टेड है। आज कहते हैं
जब जो लेडीज होंगी उनको पता होगा, जब बच्चा छोटा होता है और वो मिल्क कंज्यूम करता है तो जो निपल्स होते हैं उसमें पस जम जाता है, गायों से जबरदस्ती दूध निकाला जाता है, उनके निपल्स में भी पस आ जाता है, वो पस आपके दूध में आता है। और जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो देखा गया कि दूध इतना ज्यादा कंटेमिनेटेड है, इतना ज्यादा उसमें पस सेल्स पाए जाते हैं कि वो हमें बहुत सारी बीमारियां कर देता है। तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड, आज के दूध के लिए ऊपर मैं बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकती और ना मैं आज के दूध को प्रमोट करती हूँ, आजकल के दूध को। आते हैं हमारे अगले लैडर की तरफ। हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमारे खाने से हटानी है और कुछ ऐसी सीढ़ियां हैं जो चढ़नी है। ये लैडर क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट से आता है वो आपके ब्लड को कंट्रोल करता है। ये लैडर जो है हमारा ऑरेंज लैडर, इसको मैं सारा डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख कर दूंगी, एक पीडीएफ में बनाकर लिख के दूंगी, उसमें पेज नंबर वाइज दिया होगा, उसके हिसाब से आप उसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, डिटेल में दूंगी आपको। तो जो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट आता है वो आपके शुगर को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको सबसे आता है, आप नॉनवेज खाते हैं, बटर खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप नूडल्स खाते हैं, आप काकड़ी खाते हैं, गाजर खाते हैं, सब चीज में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट आपको रॉ प्लांट से आ रहा है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में दो तरीके के सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज आपको प्लांट से होता है, इसको फ्रूट, फ्रक्टोज को आप फ्रूट से कह सकते हैं। जो फ्रूट का ग्लूकोज है ये आप कह सकते हैं, फ्रूट का आपका शुगर है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। चाइना स्टडी में जब ये रिसर्च किया जा रहा था कि ऐसा क्या रीजन है, सब बोलते हैं कि नहीं ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, फ्रूट खाओगे तो शुगर बढ़ेगा। तो क्या देखा गया कि जब कोई इंसान फ्रूट्स खा रहा है उसका शुगर थोड़ी देर बढ़ता है, लेकिन ग्लूकोज जब आप फ्रूट खाते हो तो फ्रूट के साथ ग्लूकोज भी जा रहा है और आपका फ्रक्टोज भी जा रहा है। ग्लूकोज आपका शुगर तुरंत बढ़ाता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो आपके लिवर में जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज का जगह है लिवर, लिवर में जाता है। लिवर से जब आता है तो वो आपका नेचुरल तरीके से शुगर को कम करने में मदद करता है। ये भी चाइना स्टडी में दिया हुआ है कि आपके फ्रूट का ग्लूकोज थोड़ी देर के लिए आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद आपका ब्लड शुगर कम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इमीडिएट शुगर नहीं देखना है, हमें ओवरऑल ब्लड शुगर देखना है, हमें एवरेज ब्लड शुगर लेवल दिन का देखना है। तो जब आप फ्रूक्टोज लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट से आता है वो आपको ज्यादा हेल्प करता है। जो चीज मैंने अभी आपको बोली, बॉडी हील करना आसान है, माइंड को फिक्स करना मुश्किल है। आज भी बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है। अगला जो स्नेक है वो है मोर कुकिंग टाइम। जितना ज्यादा आप खाने को पकाते हैं, जितना ज्यादा आप खाने को पकाएंगे ना माय फ्रेंड, उतना ज्यादा डायबिटीज के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? अगेन लाइव एंजाइम्स कम हो जाएगा, लाइव एंजाइम्स कम हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कॉम्प्लेक्स फाइबर होते हैं, जब हम उसको कुक करते जाते हैं तो वो फाइबर भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल होने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा हमारा कुकिंग मेथड ज्यादा होगा, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई ना, सिग्नलिंग हाइपोथेसिस। जितना ज्यादा हम खाने को कुक करते हैं, कोई लेटर है यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, जितना ज्यादा आपको कुक करते जाते हैं इसका एड्रेस कम होता जाता है। जितना एड्रेस कम होगा वो खाना बॉडी में जाकर कंफ्यूज हो जाता है, जाना किधर है, एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, मैं जाऊंगा किधर। वो सिग्नलिंग हाइपोथेसिस को आल्टर कर देता है, वो उसको डैमेज कर देता है। और जितना ज्यादा हम फूड को कुक करते हैं, और आपको पता है एक बहुत ही खतरनाक चीज क्या है, आप लौकी की सब्जी खाइए, बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। उस लौकी की सब्जी का कोफ्ता बना के फ्राई करके उसको ग्रेवी में डालकर तब खाइए, बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको करने के लिए, क्योंकि आपने उस खाने को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया है। तो जितना ज्यादा हम खाने में मसाला और ऑयल और ये सारी चीजें डालना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी बॉडी के लिए और ज्यादा मेहनत हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। तो जितना सिंपल, जो भी नीचे से आया है, जो भी प्रकृति ने दिया है, उतना सिंपल खाना खाएंगे, उतना जल्दी हीलिंग और उतना जल्दी डाइजेशन आपका होगा। तो जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, सिंपल खाना स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा खाने को हीट करेंगे लाइव एंजाइम्स बन जाएंगे, लाइव एंजाइम्स मर जाएंगे तो हमारी बॉडी का ड्राइवर और खाने का ड्राइवर एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं है जाना किधर है। और आपका जो एलिमेंट्स बैलेंस करता है डाइट, वो एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। जितने सिलेंडर के खर्चे बढ़ रहे हैं ना आपके, उतना डिजीज भी बढ़ रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में देखा है, 10 दिन में सिलेंडर, मेरी जो मेड आती है खाना बनाने के लिए, हमारा सिलेंडर 2.5 महीने चलता है।
वो बोलती है कि इतने ही लोग मेरे घर में भी है, इतने ही लोग आपके घर में भी है, मेरा सिलेंडर 20 दिन में खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा आपका सिलेंडर का खर्चा बढ़ेगा उतना ज्यादा डिजीजेस बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप कुक करके खा रहे हैं, रॉ कुछ भी नहीं खा रहे हैं माय फ्रेंड, उतना ज्यादा आपके डिजीजेस बढ़ेंगे। एटलीस्ट थोड़ा तो स्टार्ट करिए। मैं 100% करने को नहीं बोल रही हूँ। जब मेरे गुरु ने मुझे बताया था तो उन्होंने डायरेक्टली प्लान बी बताया था। मैं आपको प्लान ए इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैंने ये स्टार्ट किया मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। तो ये पॉसिबल नहीं है इतना रॉ खाना, लेकिन धीरे धीरे आदत डाल सकते हैं। धीरे धीरे, कभी भी काकड़ी नहीं खाते, आज लंच के पहले एक काकड़ी खा के देखिए, छोटी सी शुरुआत करके देखते हैं। रात में डिनर के पहले, गाजर का सीजन चल रहा है, एक गाजर खा लिया, एक टमाटर खा लिया। आगे चलकर मैं आपको नेचुरल एस्पिरिन बनाना सिखाऊंगी, तो वो नेचुरल एस्पिरिन में आपको पता चलेगा कि टमाटर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो 20% से स्टार्ट करिए। मैं ज्यादा नहीं बोलती, कम से कम 1% से स्टार्ट करिए। 300 ग्राम, अगर आपका वेट 70 kg भी है तो लगभग 700 ग्राम्स में 350 ग्राम्स तो फ्रूट्स लेने को बोल रही हूँ। 350 ग्राम कितना होता है? एक एप्पल, एक ऑरेंज, हो जाएगा आपका 350 ग्राम। उतना तो खाना खा सकते हैं ना, उतना खाकर देखिए। तो धीरे से शुरुआत तो करिए। जब तक शुरुआत नहीं करेंगे कोई ट्रेनिंग अटेंड करने का मतलब नहीं है। अगला जो लैडर है वो है सनशाइन। लास्ट में मैं आपको एक एक लैडर और एक एक स्नेक का सब पूरा चार्ट बनाकर दूंगी। वैसे भी ये चार्ट यहाँ पे बना हुआ है तो आपको याद रहेगा। सनशाइन, जितना ज्यादा डायबिटिक पेशेंट सनशाइन लेंगे, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा। जब हम सन एक्सपोज कम करना स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी का विटामिन डी कम होता है, और जब विटामिन डी कम होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, पैनक्रियास का जो सेल है, बीटा सेल, जो इंसुलिन बनाता है वो काम नहीं करता है, और जब इंसुलिन कम बनता है डायबिटीज हो जाता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं कि धूप में बैठना स्टार्ट करो, बहुत कम लोग बोलते हैं। और जब हमारे आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। जितनी भी बीमारियां आप आइटिस से सुनते हैं, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रियाइटिस, बॉडी में अलग अलग जगहों पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप सनलाइट को जरूर यूज करिए, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है माय फ्रेंड। अगर कभी ऐसा हो कि सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है मशरूम। आई नो बहुत सारे लोग मशरूम नहीं खाते हैं, बट मशरूम एक अच्छा तरीका है। मशरूम को लाइए, धूप में सुखाइए, 2-3 दिन तक धूप दीजिए। मशरूम में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब वो धूप लेते हैं तो वो विटामिन डी खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। जब भी आपको खाना है, मशरूम सूख के ड्राई हो जाएंगे, जब भी खाना है थोड़ा सा मशरूम लीजिए, उसको पानी में डालिए, वो फिर से फूल जाएंगे। उसकी सब्जी बना के हल्का सा सौते करके खा लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार भी अगर आप मशरूम लेते हैं तो आपका विटामिन डी का कंटेंट जो है वो आपको हेल्प होगा, पूरा होगा। दूसरी चीज, बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जैसे मैडम मैं तो धूप में ही रहता हूं तब भी मेरा विटामिन डी नहीं होता है। मैं जब नेचर क्योर की पढ़ाई कर रही थी, मैं आपको ये सारे रिलेशन क्यों बताती हूँ, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे तक आई है ना, वो ऐसे लोगों से आई है जिनको आज 70-70 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। मेरे अरुण शर्मा सर 10 साल के थे तब से वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट जो दादाजी थे वो नेचर क्योर के फादर हैं इंडिया में। तो सोचिए वो 10 साल से वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आज उनकी एज 85 ईयर्स है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हम तो आधे आधे घंटे धूप में बैठते हैं तब भी हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है। क्यों है? आज हम बहुत ज्यादा ना सोप यूज करते हैं, हमारी स्किन ना ब्रीथ नहीं कर पाती है। हम रोज सोप यूज करते हैं, बहुत सारी लोशन, बहुत सारी क्रीम, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, जिससे हमारे पोर्स जो होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो सनलाइट का भी असर हमें नहीं देखा जाता है। तो अगर कभी कोई ऐसा हो जिसका विटामिन डी बहुत ज्यादा कम हो तो कुछ दिनों तक ना सोप वगैरह अवॉइड करिए। कभी भी कुछ ऐसा हो तो सोप वगैरह अवॉइड करिए। बेसन को पानी में घोलिए, हल्का सा टर्मरिक उसमें मैं आपको कुछ ऐसे रेसिपीज भी दूंगी, जैसे कोई स्किन सोराइसिस वगैरह की भी पेशेंट है ना, उनको हम नेचुरल रेमेडीज भी देंगे। कुछ कुछ केसेस में प्लीज कोई लोशन वोशन मत दीजिए। कभी कभी सीरियस कभी कुछ केस होता है ना सोराइसिस वगैरह में, तो उनको सब कुछ नेचुरल पे लेकर आना है, इवन लोशन ऑयल सब कुछ नेचुरल पे लेकर आना है। तो आपको क्या करना है, सोप अवॉइड करना है, सोप अवॉइड करना है। और बेसन से आप अपने स्किन को वॉश करना स्टार्ट करिए। बेसन को पानी में मिलाइए और उसको दही वही कुछ भी नहीं, बेसन को पानी में मिलाइए, थोड़ा सा हल्दी डालिए और उससे रब करना स्टार्ट करिए। तो बहुत सारे केसेस में ये सोप की वजह से हो सकता है। दूसरे केसेस में जब हमारी एजिंग होती है तो भी हमारी बॉडी जो होती है वो किडनी जो विटामिन डी है वो कम सिंथेसाइज करती है। और क्या रीजन हो सकता है लो विटामिन डी का? लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, लिवर में फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्किन से केमिकल बनता है,
लिवर में जाता है, लिवर उसको मॉडिफाई करता है, किडनी में जाता है, किडनी मॉडिफाई करता है, तो विटामिन डी निकलता है। तो लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लिवर। दूसरा, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है वो पेशेंट किडनी का हो। तो कुछ केसेस में विटामिन डी वो कितना भी धूप में बैठ रहे हैं, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो पहला या तो स्किन पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, दूसरा एज बहुत ज्यादा हो सकता है, तीसरा लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, चौथा किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो विटामिन डी वगैरह जरूर अच्छा रखे। 20-25 के ऊपर रहेगा, 30 के ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो विटामिन डी का लेवल थोड़ा सा चेक करें। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला जो स्नेक है ना, ये सबसे खतरनाक स्नेक है। इसका है एनिमल फैट और ऑयल। ये दोनों चीजें कैसे डेंजरस है वो समझिएगा। जब हम न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमें क्या सिखाया गया, फैट मतलब फैट। आप कोई भी फैट जब एनिमल सोर्स से लेते हैं और कोई भी फैट अगर आप प्लांट सोर्स से लेते हैं, वो सब कुछ सेम है। सब कुछ न्यूट्रिशन, मॉडर्न न्यूट्रिशन में सब कुछ यही सिखाया जाता है। लेकिन जब मैंने चाइना स्टडी पढ़ना स्टार्ट किया, एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, फैट में भी डिफरेंस होता है। एनिमल फैट अलग होते हैं, प्लांट फैट अलग होते हैं। प्लांट फैट हील करते हैं, एनिमल फैट डिजीज लाते हैं। कैसे? ट्रेडिशनल जो मेडिकल साइंस है ना, जैसा मैंने बताया, उसमें बोला जाता है कि कोई फैट अगर यहां से आ रहा है, एग से आ रहा है, चिकन से अगर कोई फैट आपको आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है ही। आप कोई भी चीज उठा लीजिए, सब में ये सारी चीजें होती हैं, बस उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा डिफर करता है। जो फैट हमारे प्लांट सोर्सेस से आ रहा है वो फैट अलग होता है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में खून घूम रहे। एनिमल फैट ना, उसका स्ट्रक्चर ना स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर होता है। एनिमल फैट ना ऐसे होते हैं, ये भी चीज चाइना स्टडी में बताई हुई है। एनिमल फैट आपके ऐसे होते हैं, प्लांट फैट ऐसे नहीं होता। प्लांट फैट ना ऐसे होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इन दोनों चीजों में से, आई नो मैं चैट अभी ऑन नहीं करूंगी, बस आप इमेजिन करिए, ये दोनों चीजों में से अगर मैं आपको ऐसे कुछ रोप्स, ऐसे कुछ चीजें दूं और ऐसे कुछ चीजें दूं और मैं बोलूं दोनों को अलाइन करो, तो सबसे आसानी से ये अलाइन हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ इसको रख देंगे और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर जाएगा। लेकिन जब इसको मैं अलाइन करने के लिए जाऊंगी तो ये जल्दी एक जगह पे मैं इसको जमा नहीं कर पाऊंगी। मतलब इसमें जब ये खून में ये फैट जब ऐसे घूमता है, ये आपका ब्लड वेसल्स है, ये फैट उसमें ऐसे घूम रहा है, तो इसके एक दूसरे के ऊपर स्टैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लीनियर होता है और एक दूसरे के ऊपर जमा हो सकता है। और जमा ज्यादा क्यों हो सकता है? बिकॉज इसका मैक्सिमम एरिया टच हो रहा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन यही चीज जब ऐसे जाती है तो इसका सरफेस एरिया बस इतना ही टच हो रहा है, यहाँ पे तो इतना से इतना टच हो रहा है, पूरा सरफेस एरिया टच हो रहा है। तो जो प्लांट फैट होते हैं वो एज अ स्क्रबर काम करते हैं। इसको आप सोचिए अरेंज करना कितना मुश्किल है। ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी जम ही नहीं पाएगा, उस पे एक दूसरे के ऊपर स्टैक ही नहीं कर पाएगा। तो प्लांट फैट जो होता है वो ब्लॉकेजेस कभी भी क्रिएट नहीं करेगा। कंपेयर करूं एनिमल फैट से तो वो ब्लॉकेज जल्दी क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये मॉडर्न न्यूट्रिशन में नहीं पढ़ाया जाता। फैट मतलब फैट नहीं, सोर्सेस डिफरेंट मायने रखते हैं कि कहां से वो चीज निकल कर आ रही है। इसमें बहुत सारी जगह पे देखा गया कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे तो नॉनवेज भर भर के खाया जाता है। आप वियतनाम में जाओ, चाइना में जाओ, जापान में जाओ, वहां पे नॉनवेज बहुत ज्यादा खाया जाता है। हर एक चीज, चाइना के लोगों को तो पता ही हो, तो कुछ भी खाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि चाइना के लोग बड़े पतले दुबले होते हैं, उनका वेट ही नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? वहां पे नॉनवेज तो खाते हैं, लेकिन वहां पे मैक्सिमम चीजें ना बॉईल करके खाते हैं। वहां पे रेस्टोरेंट्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपके सामने ऐसा बॉइलिंग वाटर रखा रहेगा, वहां पे लाइव, वहां पे केकड़े और क्रैब्स डाले होंगे, आप खुद ही अपने सामने बॉईल करिए, उसको निकालिए, उसमें हल्का सा मसाला डालिए और लोग वैसे ही खाते हैं। हमारे इंडिया में ये नहीं खाते। हमारे इंडिया में एक नॉनवेज तो खा रहे हैं, लेकिन जब तक उस नॉनवेज के ऊपर 4 सेंटीमीटर ऑयल नहीं तैर रहा होता है तब तक हमारे लोग नॉनवेज नहीं खाते। जब तक उसके ऊपर भर भर के ऑयल नहीं होता, भर भर के मसाले नहीं होते, तो हम उस चिकन को, मटन को नहीं खाते। जब तक वो मटन 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा नहीं पकता और उसको भर भर के ऑयल नहीं डालते, उस चिकन को, मटन को कोई पसंद ही नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो नॉनवेज खा रहे हैं जो चिपकने का काम करता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा, ऑयल ले रहे हैं उसके साथ,
ऑयल की वजह से आपका एंडोथेलियल लाइनिंग और ज्यादा स्टिकी हो गया, चिपचिप हो गया। जितना ज्यादा स्टिकी होगा उतना ज्यादा यहाँ पे जमना स्टार्ट होगा और ब्लॉकेजेस होने के चांसेस इनके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है पूरे दुनिया में अगर 100 पेशेंट है ना हार्ट के, 60 हमारे इंडिया में है। 60% इंडियन पॉपुलेशन को हार्ट अटैक के चांसेस देखे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही डेडली चीजें ले रहे हैं। एक तो नॉनवेज भी खा रहे हैं, ऊपर से ऑयल भी खा रहे हैं। एक तो यहाँ पे चिपचिपा कर रहे हैं, ऊपर से और चीजें ला रहे हैं चिपकाने के लिए, और कुछ भी ऐसा प्लांट बेस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं जो स्क्रब करने का काम करे। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा, फैट डिफरेंट सोर्सेस से मैटर करता है। अब मैं आपको आज एक एस्पिरिन की स्टोरी सुनाकर आज की ट्रेनिंग जो है वो खत्म करूंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ रही हूँ। ओके, एस्पिरिन। एस्पिरिन बहुत सारे लोगों को पता है एज अ ब्लड थिनर काम करता है। और बहुत सारे आज जो ऐसे लोग हैं जो एस्पिरिन जैसी मेडिसिन, एस्पिरिन जैसी जो दवाइयां हैं, ओके चलिए बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। एस्पिरिन की स्टोरी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सारे लोग आज एस्पिरिन ले भी रहे हैं। हमारे एनएचएस में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी जो फॉर्म आई है उसमें एस्पिरिन लिखा है और वो एस्पिरिन की मेडिसिन ले रहे हैं। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन बहुत सारी जगहों पे एज अ ब्लड थिनर भी यूज किया जाता है, एज अ पेन रिलीफ भी यूज किया जाता है, सिर के दर्द में, फीवर में, बहुत सारी चीजों में इसको लिया जाता है। इसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? 1899 में देखा गया कि कुछ डियर, हिरण, उनको जब बॉडी में पेन वगैरह हो रहा था तो उन्होंने देखा कि एक ट्री के पास जाते हैं, एक पेड़ के पास जाते हैं, और उसकी बार्क, जो उसकी छाल होती है, बार्क होता है, उसकी जो बाहर की पेड़ की जो बार्क होती है, उसको खाना स्टार्ट करते हैं। जब वो खाते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद उनको रिलैक्स महसूस हो जाता है, फिर वो दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं जंगल में। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। कुछ लोगों ने क्या किया, उसकी बार्क निकाली, उस पेड़ की बार्क निकाली, बार्क निकालने के बाद उसको पानी में बॉईल किया, और पानी में बॉईल करके एज उसको टी बनाया और टी बना के पी लिया। जब टी बना के पीते हैं तो उनका हेडेक खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको तो पीने के बाद दर्द ही खत्म हो गया। तब उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कि ये ट्री है क्या। इस ट्री का नाम उन्होंने रखा, इसका नाम विलो ट्री रहता है। ये एक ऐसी ट्री है, व्हाइट विलो बोलते हैं इसको, व्हाइट विलो ट्री है। जब ये ट्री के बारे में जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो देखा कि ये व्हाइट विलो जो ट्री है, इसका जो बार्क है, इसका जो बाहर का छाल है, इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है। उस कंपाउंड का नाम है सिलिसिन। ये कंपाउंड जो है, इसकी वजह से हेडेक कम हो रहा है, इसकी वजह से दर्द कम हो रहा है। अब मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल की ओनर हूं और मुझे पता चल जाए कि ये केमिकल से दर्द कम हो रहा है। आज पूरे दुनिया में दर्द के तो पेशेंट इतने सारे भरे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस कंपाउंड को यूज करके, क्योंकि अगर कोई जाकर इसकी बाग खाता है तो मुझे पैसा नहीं मिलता, इस पेड़ के जाके बाग खाता है तो मुझे पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को कुछ ऐसा ही केमिकल बनाऊं और उस केमिकल को मार्केट करना स्टार्ट करूं, तो सोचो मैं तो रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी। तो इस कंपाउंड के जैसा ही एक कंपाउंड बनाया गया जिसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का नाम दिया गया। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, ये बना के मार्केट में बेचना स्टार्ट किया गया। और इसका जो केमिकल नेम है, जो इसका ओरिजिनल नेम है, उसको हम एस्पिरिन कहते हैं। तो एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो सिलिसिन कंपाउंड के जैसा ही वैसा बनाया गया। और जब देखा गया कि जब ये कंपाउंड हम खा रहे हैं तो हमारा हेडेक चला जा रहा है, हमारा ब्लड थिन हो जा रहा है, हार्ट डिजीज से हम बच सकते हैं, कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब बात करती हैं एक बहुत बड़ी चीज के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता है। अब सोचिए आज से 50 साल के बाद शायद किसी को कोरोना के बारे में पता भी ना हो, उनको पता भी नहीं होगा कि आज से 50 साल पहले कोरोना नाम का वायरस आया था और हमारे जो दादाजी थे और जो हम लोग थे वो घरों में बंद थे। ऐसा ही एक पैंडेमिक, दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक, जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, जिसको पर्पल डेथ भी बोला गया, द ग्रेट फ्लू, 1918 में आया था। उसमें सबसे ज्यादा लोग मरे थे, सबसे ज्यादा लोग मरे थे, अमेरिका से भी लाखों लोग मरे थे। स्पेनिश बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, सबको मिला दे जितने भी वॉर हुए थे, उसमें जितने लोग मरे थे ना, उससे ज्यादा लोग इस पैंडेमिक में मरे थे। उस पैंडेमिक में
एक मेडिसिन दी गई, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, पेन, जब भी फ्लू वगैरह होता है तो दर्द होता है। उस मेडिसिन में तब ये नई नई मेडिसिन मार्केट में आई थी, 1980 में नई नई मेडिसिन आई थी एस्पिरिन। तब जितने भी पेशेंट आए ना, कोरोना नहीं, उस टाइम के फ्लू के टाइम पे, जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, उस टाइम पे जितने भी पेशेंट आए सबको ये एस्पिरिन, नई नई मेडिसिन है, देना देना स्टार्ट किया गया। तो क्या देखा गया उसके कुछ सालों के बाद जब रिसर्च किया गया, तो क्या देखा गया 2008 में, सोचिए कितने सालों के बाद जब उस पर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, तो क्या देखा गया कि इतने ज्यादा लोग नहीं मरने चाहिए थे, डेथ रेशियो इतना हाई नहीं होना चाहिए था। तो तब क्या देखा गया, तब एक रिसर्च पेपर में ये चीज पब्लिश हुई थी, जो मैंने यहाँ पे दिया भी है। एस्पिरिन मिसयूज में हैव मेड 1980 फ्लू पैंडेमिक वर्स, कि जितने पैंडेमिक में लोगों को एस्पिरिन का भर भर के डोज दिया गया, उनका डेथ रेशियो ज्यादा देखा गया, क्योंकि एस्पिरिन आपके ब्लड को बहुत ज्यादा थिन करता है, और हाई डोज देने की वजह से उनका ब्लड इतना ज्यादा थिन हो गया कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। इसके लिए एस्पिरिन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया। तब जाकर जॉन वेन, जिनको भी नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने एक रिसर्च किया जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। यहाँ पे कुछ लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर हार्मोन्स लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस दैट गवर्न स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जब भी हमारी बॉडी अटैक पे होती है, तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उस पे वर्क करते हैं। बोला गया कि ये जो एस्पिरिन दिया गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जब दिया गया एज अ पेन को रिलीव करने वाली मेडिसिन, फीवर को रिलीव करने वाली मेडिसिन, तो ये इसको रोक देती है, इसको काम करने नहीं देती है, जिसकी वजह से डेथ रेशियो ज्यादा देखे गए, क्योंकि ब्लॉकेजेस के चांसेस ज्यादा बन गए, आपके जो प्लेटलेट्स है वो जमना स्टार्ट हुए, और मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई। जब उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश किया, उनको आगे चलकर नोबेल प्राइज इसके लिए मिला। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी मेडिसिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी खतरनाक मेडिसिन है तो बंद क्यों नहीं होती, बैन क्यों नहीं होती? बहुत बड़ी लॉबी है इसके पीछे, हम नहीं बैन कर सकते उसको, बट हम अपनी नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, फार्माकोपियल ड्रग सेफ्टी में भी ये चीज पब्लिश हुई है, जिसमें बोला गया है कि इंडिविजुअल विद डायबिटीज विथ नो, जब भी आप डायबिटिक पेशेंट है और आप एस्पिरिन जैसी दवाइयां ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है आपको, वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है। स्कॉटिश में ये चीज पब्लिश हुई कि एस्पिरिन जो है वो आपको हार्ट अटैक आने से नहीं बचाता है। बहुत सारे लोग उसको ले रहे हैं कि हाँ हमारा ब्लड थिन हो जाएगा, क्योंकि एक मेंटली एक चीज फीड कर दी गई है। अगर आपको डायबिटिक है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं एक बार जाकर उसको चेक जरूर करिए। और जब हम एस्पिरिन लेना स्टार्ट करते हैं, ये जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में ये चीज पब्लिश हुआ था, तो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। हम ले रहे हैं हार्ट को बचाने के लिए, और ये सारे रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे रिसर्चर्स जनरल पब्लिक नहीं पढ़ती है। ये जो जर्नल्स हैं, ये जो रिसर्च हुए, जनरल पब्लिक नहीं पढ़ती है। इसीलिए दो लोग इसको मना कर रहे हैं। एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको मना कर रहा है। उसने 2014 में ही एक दे दिया था कि प्लीज आप एस्पिरिन को जितना हो सके अवॉइड करिए। बस दो ही लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सबको लेना चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो आप कोक्रेन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जितने भी बिना बिके हुए डेटा, बिना मतलब सबसे ऑथेंटिक डेटा आपको कोक्रेन पे मिल जाएंगे। कोक्रेन कोलैबोरेशन आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। वहां पे हर एक चीज का आपको ऑथेंटिक डेटा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सबके ऊपर आपको ऑथेंटिक डेटा आपको इस जगह पे मिलेगा। सो एफडीए ने, सोचिए 2000 कब की ये न्यूज है, 2014 में उन्होंने एक आर्टिकल दिया था एफडीए ने कि जितने भी लोग आप एस्पिरिन को एज अ डेली ले रहे हैं, आज बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं डेली ले रहे हैं एस्पिरिन, इतने सालों से ले रहे हैं एस्पिरिन, जितना ज्यादा आप एस्पिरिन लेते हैं आपके हार्ट डिजीज का रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्पिरिन वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विद द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट। तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड उससे इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैं आपको इसलिए डालती हूं क्योंकि आपका एक विजन क्लियर हो कि कहीं ना कहीं हमें, जब तक हमें किसी चीज के बारे में रूट कॉज पे जाकर पता नहीं चलेगा ना, हम उस चीज को अपनी लाइफ से कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब हमें पता होगा, आप जब भी अभी खाना खाएंगे ना तो आपके दिमाग में एक बार तो आएगा कि अरे यार चलो ये काकड़ी खा लेता हूँ, इतना मैडम ने इतने दिनों से बेचारी बोल रही है चलो ये काकड़ी तो खा लेता हूँ। सुबह
पराठे सब्जी के बदले सैंडविच के बदले फ्रूट्स ही खा लेता हूँ, वो सस्ता पड़ेगा और आगे चलकर बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स हुए जिसमें ये चीज बोली गई कि एस्पिरिन को, जो हम लाइफ सेविंग ड्रग्स हम ले रहे हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जा रही है जब वो एस्पिरिन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगले क्लास में मैं आपको नेचुरल एस्पिरिन बनाना सिखाऊंगी कि हम घर में, अगर आप एक पेशेंट हैं और आप एस्पिरिन जैसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको कम करके, और कुछ नेचुरल आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगी जिसको आप लेकर, और जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि ये सारी चीजों में ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो बॉडी में एज ए नेचुरल एस्पिरिन भी काम करते हैं। तो आगे हम उस पर बात करेंगे। और कल की जो हमारी मास्टर क्लास है वो रॉ फूड के ऊपर है। देखिए माय फ्रेंड, मैं ना ये बहुत रिसर्च करके ये सारे स्लाइड्स और ये सारे जो प्रेजेंटेशन है ना, ये मैं बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर आती हूँ। तो कोशिश करिए जितना हो सके क्लासेस कभी मिस मत करिए। और आई नो सारे क्लासेस अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोशिश करिए जितना ज्यादा आप अटेंड कर सकेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और कल संगीत सर की बर्थडे पार्टी भी है, मैं उसको भी मैं वो कर रही हूँ, थोड़ा डिले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल का वेबिनार लेना है। तो मुझे 7-8 बजे वहां पे पहुंचना है, उस समय मैं यहाँ पे आपके साथ ट्रेनिंग कर रही होंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हुआ तो शायद मैं 7:30 करूं, नहीं तो कोशिश करूंगी मैं 8 बजे ही बोल लूं। और बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो प्लीज व्हाट्सएप पे मत भेजिए। बहुत सारे लोग दिन में 50-50 फोटोज भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे मत भेजिए। कुछ लोगों का कैंसर का मुझे आया था कि मैम कैंसर में क्या देना है, तो थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे। मैं अभी आपको कोई भी अधूरी नॉलेज नहीं देना चाहती। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली उस केस को हैंडल करें तो उसके लिए आप बताइए, क्योंकि उसमें पर्सनल कंसल्टेशन होगा, हमारी जो डाइटिशियन है वो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। प्लीज सीरियस केसेस में अभी मत जाइए, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है उन सारी चीजों के लिए। हमें आज इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम ये सारी चीजें ले रहे हैं। और यूट्यूब पे जितने भी आगे चलकर वेबिनार्स होंगे, हमारे 500 के बाद जितने भी ऊपर के वेबिनार्स लोग आएंगे, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम वीडियोस देखने कहाँ है, भगवत गीता सुनना कहाँ है, एप्लीकेशन पे सुनना है। तो प्लीज आप गूगल प्ले स्टोर से जब जाएंगे तो वहां पे एलिमेंट सोल एकेडमी का एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड करें। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, उसको क्लिक करें और अंदर जाइए, वहां पे नेचर्स हीलिंग सिस्टम पे क्लिक करिए। सारे वीडियो सब कुछ मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है। या आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं या dtshwetarai.com पे भी जा सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगा, तो कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोई भी वेबसाइट याद नहीं है, मेरा नाम याद है ना, .com लगा दीजिए, तो वो भी हमारी वेबसाइट है। सो आज की ट्रेनिंग हमारी आई होप आप सबके लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत मेहनत करके और रिसर्च करके ये सारी चीजें मैं आप तक लेकर आती हूँ माय फ्रेंड। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए मैंने इसका नाम एडवांस ट्रेनिंग रखा है। और ये तो अभी मैं आपको बोल दूं, ये तो अभी ट्रेलर है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स मैं आपको लेकर आई हूँ। बस मैं एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो भी नॉलेज मिल रही है ना लोगों तक बांटिए, बट प्रॉपर नॉलेज बांटिए। जब भी आप किसी के पास जाते हैं ना, तो बस प्रोडक्ट देने वाले मत बनिए, उनके साथ आप ये सारे कॉम्बिनेशंस बताइए। जो भी मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ, उनकी डाइट में ये सारी चीजें चेंज करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलकर मेडिसिन को टेपर करेंगे, जैसे जैसे आप उनको इस डाइट पे लेकर आएंगे ना, उनको बेनिफिट दिखना स्टार्ट होगा। ईबी वाला जो हमारा फॉर्म है, उसको प्लीज, मैं चाहती हूँ, प्लीज मेरा होमवर्क याद रखिए। कल सब लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाएंगे, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। कुकिंग ऑयल कौन सा लेना है, अभिषेक मंडल जी पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, बोला जाता है कि कोई भी कुकिंग ऑयल जब आप हीट करते हैं तो सबका केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। सो आप कोई भी ऑयल यूज करिए, बट कोशिश करिए अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करिए। कोल्ड प्रेस में एटलीस्ट केमिकल्स नहीं होते हैं। रिफाइंड ऑयल सबसे डेंजरस है। अभी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी इसके ऊपर, छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए, तो जूसेस के वीडियोस। तो प्लीज, राइस ब्रांड बहुत सारे ऑयल हैं, बस कोशिश करिए कोल्ड प्रेस होना चाहिए। थैंक यू अवस्थी जी, थैंक यू सो मच। तो कोल्ड प्रेस ऑयल रहेगा तो कम से कम ये टेंशन नहीं रहेगा कि उसको केमिकल ज्यादा उसमें यूज हुआ है। तो आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयल भी बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं।
ऑयल भी आप जो है वो बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होना स्टार्ट होगा, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना लोगों को आप समझा सकेंगे। अगर आपकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स, डाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाइट ऐसा है कि कोई भी इसको ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो ट्राई टू इंक्लूड कैल्शियम का थोड़ा सा, तो आप तिल, अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है तो आप तिल इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आप वो ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस डाइट पे रहेंगे ना तो हीलिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डाइट का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसको ले सकता है। और जो भी क्वेश्चंस है ना, आप ईमेल आईडी पे या अपने जो ग्रुप है उसको मैं एक्टिव कर दूंगी, आप वहां पे भी जाकर अपना वो दे सकते हैं। तो चलिए, आज का ट्रेनिंग हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे और मिलते हैं हम अगली ट्रेनिंग में। और पिस्ता बादाम किशमिश कैसे खाना है, तो मैं आपको एक काम करती हूँ, कल नहीं तो परसों मैं आपको एक चार्ट बनाकर देती हूँ। जैसे एक चार्ट है, उसमें फ्रूट्स क्या क्या कैटेगरीज में इंक्लूड करती हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये नॉर्मल वेजिटेबल, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, देन जो जैसे इन्होंने पूछा नट्स, जो हमारा नट्स होता है आपका काजू किशमिश बादाम,